नमस्कार। सानिध्य संवाद 3 में आप सभी साहित्य कला प्रेमियों का स्वागत है। आज हमारी मुख्य मेहमान, मुख्य वक्ता हैं प्रज्ञा पांडे जी, हिंदी की जानी-मानी कथाकार और हमारी इस पीढ़ी की एक प्रमुख हस्ताक्षर। उनका पूरा परिचय ललित जी देंगे जब बातचीत शुरू होगी। और आज की सभा की अध्यक्षता हमारा सौभाग्य है कि पंकज सुबीर जी ने स्वीकार की है। पंकज जी, आपका सभा में बहुत-बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया। नमस्कार। पंकज जी का परिचय कराना बहुत संक्षेप समय में बड़ा मुश्किल है। 100 से ज़्यादा पुस्तकें, रचनाएँ इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, इनके बारे में क्या कहूँ? संक्षेप में मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुआयामी और बहुमुखी प्रतिभा का जो स्वरूप होता है, ये साक्षात उसकी प्रतिमूर्ति हैं। कथाकार तो हैं ही, समालोचक हैं, व्यंग्यकार हैं, संपादक हैं, पत्रिकाओं का संपादन करते हैं, गज़ल गुरु हैं। हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो गज़ल सीखते हैं, गज़ल का व्याकरण ये लिखते हैं, लोगों को समझाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। गीतकार हैं और अब तो इनकी रचनाओं पर फ़िल्में बन रही हैं। एक फ़िल्म लगभग बनकर तैयार है, लघु फ़िल्म, और 2 फ़िल्में बन रही हैं, तो उनका पटकथा लेखन और गीत लेखन भी आपने ही किया है। उपन्यासों की बात करें तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चर्चित ये वो शहर तो नहीं, काफ़ी प्रतिष्ठानों से सम्मान प्राप्त कर चुका है। अकाल में उत्सव और जिन्हें जुर्म-ए-इश्क पे नाज़ था, जिसकी आजकल बड़ी भारी चर्चा है, और आज की जिस तरह की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, उन पे बहुत ही सटीक एक तरह से ये टीका करता है। कहानी संग्रह, जहाँ तक मुझे याद है 3 या 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, महुआ घटवारेन मेरी प्रिय कहानी है उनकी, और मुझे लगता है उनकी भी अपनी ये सबसे प्रिय कहानी है। उस संग्रह का नाम महुआ घटवारिन है। चौपड़े की चुड़ैलें, कसाब गांधी एट यरबदा इन होली। तो 4 कहानी संग्रह जहाँ तक मुझे मेरे पास जानकारी है प्रकाशित हो चुके हैं। कहानी संकलनों का संपादन आपने किया है। नई सदी का कथा समय, 12 चर्चित कहानियां, विमर्श दृष्टि, संस्मरण एक प्रकाशित हो चुका है, यायावर है, आवारा है, बंजारे हैं। क्या बात है, आपके शीर्षक सभी रचनाओं के इतने कवितामय होते हैं कि अपने आप में पढ़ने को आदमी उत्सुक और लालायित हो उठता है। व्यंग्य है, हंसते हंसते रोना, गजल संग्रह अभी तुम इश्क में हो, और जैसा कि मैंने कहा पत्रिकाएं विभूम स्वर और शिवना साहित्य की, इनका संपादन चल रहा है। जहां तक सम्मान और पुरस्कारों की बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान 2013 में मिला था, राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ लव लेखन पुरस्कार, वनमाली कथा सम्मान, स्वर्गीय जेसी जोशी शब्द साधक जनप्रिय सम्मान, बागेश्वरी पुरस्कार, अभिनव शब्द शिल्पी सम्मान, शैलेश मटियानी चित्रा पुरस्कार, कमलेश्वर सम्मान, स्पंदन कृति सम्मान, आचार्य निरंजन नाथ सम्मान और डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान। ये कुछ सम्मान हैं जो जिनके बारे में मुझे जानकारी है। मुझे लगता है इनकी बहुत लंबी लिस्ट है। 3 कहानियों पर, जैसा कि मैंने पहले कहा, फीचर फिल्में निर्माणाधीन हैं। कहानी कुफ पर लघु फिल्म बनकर रिलीज हो चुकी है और कहानी 2 एकांत पर बनी फिल्म बियाबान की पटकथा, संवाद तथा गीत आपने लिखे हैं। तो आज हम इसीलिए मैं कह रहा था शुरू से कि हमारा सौभाग्य है कि आप इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए तैयार हुए हैं। हमको आगे चलकर आपसे बहुत कुछ सीखने को, सुनने को मिलेगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं मुख्य वक्ता से। ललित जी, आप परिचय कराएं प्रज्ञा जी का और प्रज्ञा जी से बातचीत शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद शिव, आपके इस इतने अच्छे परिचय का। और मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पंकज जी का, जिन्होंने मेरी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। और हम अध्यक्ष भारत से ही इसलिए रखते हैं क्योंकि
सारे जो कथाकार या जो भी जिसको हम इंटरव्यू कर रहे हैं उसको एक पर्सपेक्टिव में हम रख सकें। जाहिर है हम लोग यहाँ भी बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन जमीन में जो लोग हैं वो लोग उसको सही परिप्रेक्ष्य में रख सकते हैं। कथाकार पंकज सुबीर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आते हैं आज की जो हमारी मेहमान हैं, जो आज की मैं कह सकता हूँ कि नायिका हैं, कथाकार प्रज्ञा पांडे जी। आज के संवाद में मैं इनसे बात करूंगा। आपका स्वागत है प्रज्ञा जी। पिछले कुछ समय से प्रज्ञा जी का एक कहानी संग्रह ऑफ वाइट में है। स्त्री विमर्श इसमें संग्रहित शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की 11 कहानियों के केंद्र में है। कहानीकार प्रज्ञा पांडे ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद संस्कृत में कानपुर विश्वविद्यालय से एमए तथा बनारस से बीएड किया। उनके पिता श्री जगन्नाथ त्रिपाठी शारदे हिंदी के कवि और हिंदी, उर्दू और संस्कृत भाषा के विद्वान थे, जिन्होंने अपनी पत्रिका पलाश में उनकी पहली कविताएं प्रकाशित की। इसके बाद वे 2009 में आबू धाबी से निकलने वाली एक पत्रिका निकट से ग्रामीण परिवेश पर प्रज्ञा पांडे जी की पहली कहानी जीने से पहले 2012 में हंस के मुबारक पहला कदम स्तंभ में प्रकाशित हुई। दूसरी कहानी कछार भी हंस में प्रकाशित हुई। फिर कथादेश, ज्ञानोदय, आउटलुक, समकालीन साहित्य आदि चर्चित पत्रिकाओं में उनकी कहानियां प्रकाशित होती रहती हैं, हुई हैं। स्त्री विमर्श, जैसा मैंने पहले कहा, उनकी सामाजिक स्थिति प्रज्ञा पांडे जी की कहानी के केंद्र में है। इसी सरोकार के चलते संभवतः वे फ्रेंच लेखिका सिमोन दे बुआ के सेकंड सेक्स से प्रभावित हैं। साहित्य भंडार प्रकाशन से मुद्रित उनकी ये किताब ऑफ वाइट, जैसा मैंने बताया, पहला कहानी संग्रह है। प्रज्ञा जी की साहित्य यात्रा जारी है। वल्लरी नाम के एक स्त्री चरित्र पर केंद्रित उपन्यास पर ये काम कर रही हैं, और मैं थोड़ी आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। जैसा कि मेरे ख्याल से यहाँ पे जो लोग हैं वो भारत के रचनाकार और कथा प्रेमी जानते हैं कि प्रज्ञा जी ने एक फीचर शुरू किया है फेसबुक में, रोज एक कहानी। तो इस रोज एक कहानी को मैं भी सुनने अधिकांशतः जाता हूँ, पर एक मजेदार बात यह है कि आज से इन्होंने इसको विराम दिया है, तो हम जानेंगे कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। ये जैसा मैंने आपको बताया कि निकट का इन्होंने इसका एक अतिथि संपादन किया था, और इसकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके विमोचन में या किसी और मौके में ये सूर्यबाला जी, जो बहुत ही वरिष्ठ कलाकार के साथ हैं। प्रज्ञा जी, ये आपने देखा नामवर सिंह के साथ। मेरे विचार में ये निकट के किसी अंक पे उनसे सिग्नेचर करा रही हैं, हस्ताक्षर करवा रही हैं, और बहुत प्रसन्न है। और ये देखिए कुछ सेल्फी के क्षण हैं। ये सारे बड़े-बड़े लोग हैं, जया जादवानी, ममता कालिया जी, जिनको हमने पिछले सप्ताह इनसे बात की, जो कि हम जिनके लिए बहुत ही आभारी हैं। रोहिणी अग्रवाल शायद आलोचक हैं, वो उनके पीछे आप उनको देख सकते हैं, और प्रज्ञा जी तो ये देखिए दिव्या शुक्ला जी के साथ प्रज्ञा जी हैं। दिव्या शुक्ला जी हमारे साथ हैं। ये कितनी खुशी की बात है कि शायद वो भी कुछ कहें। और नासिरा शर्मा के साथ यहाँ पर वो हैं। नासिरा जी मेरे विचार में आज कहीं और व्यस्त थी। ये हमारी विशेष मेहमान आज हैं, और हम बहुत आभारी हैं, और प्रज्ञा जी का आभारी है कि उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम ये चाहते हैं कि उषा किरण खान जी जो पद्मश्री हैं हमारे इस कार्यक्रम में आए, और इनके साथ विजय पुष्पम पाठक, मैं सही कह रहा हूँ, और आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। और इस पोज से भी आपको पता लग गया कि ये आलोक पांडे जी हैं, और वो भी देख रहे हैं हमें, और बहुत खुशी है कि इनके परिवार के लोग यहाँ पर हैं। ये देखिए गीता श्री जी यहाँ पर हैं, बहुत चर्चित कहानीकार हैं, और ये भी अच्छा कालिया जी आ गई। बहुत हमें बड़ी खुशी है कि ममता कालिया जी आ गई,
ममता जी, आपका स्वागत है। और ये गीता श्री के साथ जैसे मैंने आपको बताया, तो कुल मिलाकर के बात ऑफ वाइट में आती है, जो कि इनका एक, अगर मैं अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करूं, सेमिनल बीजी इनका काम है। और मैं वे बहुत ही इसके लिए टेम्पटेड हूं कि मुझे पद्मश्री उषा किरण खान, हालांकि वो खुद इस पर बात करेंगी इनके बारे में, इनका मुझे एक उद्धरण मिला है जो कि मैं पढ़ना चाहता हूं। और ये प्रज्ञा जी के बारे में क्या कहती हैं। प्रज्ञा पांडे गंवई अनुभवों से परिपूर्ण लेखिका हैं, परंतु ये गांव और शहर में समान रूप से संतरण करती हैं। दोनों दुनिया उनकी देखी हुई है। इनकी कुछ कहानियां जिनमें शहरी गंध है, उनमें राजनीति, समाज, धन का तांडव तथा पुरुष सत्ता की बेबसी के विवरण वैज्ञानिक। इनकी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानियों में आधुनिक तकनीक तथा गांव के अनपढ़ समाज के शोषण का हृदय विदारक चित्र। प्रज्ञा ने स्त्री विमर्श की नई इबारत लिखी है। इसमें गलती से लिख गया इबारत लिखी है। ये कहना है पद्मश्री उषा किरण खान जी का, जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो आइए मैं इस स्टॉप शेयर करके हम निकल आते हैं और हम अब मुखातिब होते हैं प्रज्ञा जी से। ममता जी, आपको नमस्कार। मैं आपको स्क्रीन पे देख रहा हूँ और बहुत खुश हूँ कि आप आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रज्ञा जी, अब आप मेरे से बातचीत शुरू करें और सबसे पहले आप मुझको ये बताएं कि आपने अपना इतना अच्छा फीचर, जिसको कि हम रोज देख रहे थे और ममता जी भी उसमें आती थी और सुनीता भी आती थी और बहुत सारे लोग आते थे, उसको आपने बंद क्यों कर दिया? आप अपने को अनम्यूट करें। नमस्कार ललित जी। नमस्कार। और सानिध्य संवाद के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमें यहाँ जोड़ा और हमारे इतने प्रिय और हमारे आदरणीय लोगों के बीच में हमसे बातचीत करने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। और हम सभी अपने बड़ों को अभिवादन करते हैं और मित्रों को मेरा अभिवादन है। तो आपका जो सवाल है कि रोज एक कहानी जो हमने शुरू की है, वो उस जो कहानी पाठ हमने रोज शुरू किया, वो हमने बिल्कुल अचानक ही शुरू किया। हमने उसके बारे में कुछ भी सोचा नहीं। और एक दिन हम एकदम टाइम से तैयार हो गए थे, बिल्कुल 10 बजे नाश्ता वगैरह करके, क्योंकि मेरा रूटीन बहुत डिस्टर्ब रहता है। जब खाली रहते हैं तो मेरा कोई फिक्स रूटीन नहीं रहता है। तो हम उस दिन एकदम तैयार थे और अचानक बस हम बैठ गए, बिल्कुल फ्रेश मूड में थे। और क्योंकि ये मेरा शौक है रिकॉर्डिंग करना, और उसको कविताओं की रिकॉर्डिंग, बहुत अच्छी अच्छी कविताओं की हमने रिकॉर्डिंग की है। अज्ञेय की कविताओं की और जयशंकर प्रसाद की कामायनी की, कनक प्रिया की, इसके अलावा नागार्जुन की कविताओं की, तो रिकॉर्डिंग हम करते रहते हैं। मेरे मोबाइल में बहुत सारा रिकॉर्डिंग है। तो चूंकि ये मेरा शौक भी है, तो हमने एक दिन बस कहानी पढ़ना बिना किसी को कोई सूचना दिए और लाइव हो गए। एक बार लाइव होने में थोड़ी झिझक हुई, थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर हमने लाइव का बटन दबा दिया और जब हम कहानी पढ़ने लगे तो 6-7 लोग कहानी सुनने लगे। तो ये बड़ा अच्छा लगा हमको कि हमने किसी को बताया नहीं था और फिर भी कहानी सुन रहे हैं लोग। तो इस बात से खुशी हुई, अच्छा लगा। वो रेणु की कहानी थी जो पहली कहानी हमने पढ़ी जी। तो उत्साहवर्धन हुआ और अच्छा लगा। अचानक एक आइडिया आया कि हम क्यों ना एक कहानी रोज पढ़ें। और पुरानी कहानियां जो इतनी अच्छी हैं, जो एकदम खोती चली जा रही हैं, गायब हो रही हैं, जिनको याद करने का समय नहीं है इस भाग दौड़ के समय में। हम फेसबुक और व्हाट्सएप और बहुत सारी अपने रोज की जो जिंदगी है उसमें लगे रहते हैं। तो बहुत अच्छी रचनाएं जो सृजन हुआ है वो छूट रहा है कहीं ना कहीं। तो क्यों ना हम वो एक एक करके सामने लाएं। ये बहुत अच्छा माध्यम है। और ये कोरोना का जो टाइम है, इसमें लाइव जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है और इसका लाभ भी बहुत मिला है। हम लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे से। इस तरह हम लोग बहुत पीछे भी जा रहे हैं कि हम पुरानी चीजों को लेकर के आ रहे हैं, एक बार इतिहास में जा रहे हैं। तो उसी तरह से रोज एक कहानी को भी हम एक तरह से इतिहास की कहानियां, जो पिछली कहानियां हैं, उनको लेकर के आ रहे हैं और उससे हमें हार्दिक खुशी होती है। क्योंकि ये मेरा शौक भी है, तो कहानी पढ़ना और पुरानी कहानियों को पढ़ना, तो
हमें लगता है कि हम कोई प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी खुशी मिलती है। मुझे ये लगता है कि आप बहुत ही मैं कहूँगा कि आप बहुत सहजता से पढ़ती हैं और बड़े भावों से पढ़ती हैं। आपका जो वाचन का तरीका है वो मुझे बहुत पसंद है और बहुत प्रेरणा उससे मिलती है। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि आप एक वाइड स्पेक्ट्रम से कहानियाँ ले रही हैं। एक ऐसा नहीं कि एक ही आप समय से ले रही हैं, आप क्लासिकल पुरानी कहानियाँ भी ले रही हैं। तो अब आप ये बताइए कि आपने इसको विराम तो दिया है, विराम तो देना ही पड़ता है और उससे थोड़ा आदमी ताजगी के साथ वापस लौटता है। तो कुछ आप बता सकती हैं कि कब इसको आप दोबारा शुरू करेंगे? जी हाँ, इसको हमने विराम दिया है। असल में अभी एक यात्रा हमको करनी है, छोटी यात्रा करनी है, तो उसके लिए हमने 1 हफ्ते का विराम दिया है और 6 या 7 अगस्त से हम दोबारा इसको शुरू करेंगे। अब आप ये बताइए कि आपकी लेखनी इतनी सशक्त है और मैंने आपकी कहानियाँ पढ़ना शुरू किया है ऑफ व्हाइट में, पर मैं ये भी देखता हूँ कि आप इतना अच्छा लिखती हैं, पर आपने इतने देर से लिखना शुरू किया। इसकी कोई वजह है क्या? जी हाँ, देर से लिखना शुरू किया। असल में पढ़ना तो हमने बहुत पहले शुरू कर दिया था, लेकिन मेरा लिखना देर से हुआ। तो इसके पीछे एक तो बात ये है कि मेरे बाबूजी बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन लेखक नहीं थे वो। और लेखक जो है वो मेरे दिमाग में बड़ी एक अलौकिक सी छवि लेखक की होती थी। तो लिखने के बारे में हमने मन में सोचा नहीं था। मेरे दिमाग में महादेव वर्मा, पंत और इस तरह के लोग थे। तो लगता था कि लेखक होना तो एक कोई बहुत बड़ी चीज है शायद। तो उस लाइन पे हमने कभी सोचा नहीं। तो और इसके अलावा जो दूसरी बात थी, यानी बाद में जब चीजें मेरे भीतर पनपने लगी और लगा कि हमको लिखना चाहिए, तो हमने डायरी में तो लिखना शुरू कर दिया था बहुत पहले से। लेकिन डायरी में जो लिखा हुआ होता है उसके माध्यम से कोई लेखक तो कहा नहीं जा सकता है। तो डायरी में मेरी अभिव्यक्तियां हो रही थी और इस बीच में जब हमने सिमोन de beauvoir को पढ़ा, तो फिर मेरे भीतर मेरे ख्याल से लिखने का बीज कहीं पड़ा। और मैं अगर लेकिन आपसे ये पूछूं कि सिमोन de beauvoir सेकंड सेक्स जो उनकी जो पुस्तक है वो एक क्रांतिकारी पुस्तक है, पर भारत में जो स्त्री विमर्श है वो बिल्कुल विलग है, हमारी परंपरा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। तो आप, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेकंड सेक्स ने आपको किस तरह से प्रेरित किया, उसको आपने भारत के परिप्रेक्ष्य में किस तरह देखा, अगर आप सारांश में बताना चाहें। जी जी, तो असल में द सेकंड सेक्स जो हमने पढ़ा था और बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन जो उसकी छवि मेरे दिमाग में बनी थी उसने स्त्री के चेहरे को बिल्कुल बदल दिया। क्योंकि मेरे दिमाग में तो बिल्कुल पारंपरिक स्त्री थी, जो बिल्कुल परंपराओं को निभाने वाली होती है, परिवार के लिए होती है, उसके बाहर की उसकी कोई दुनिया नहीं होती है। ऐसी स्त्री मेरे भीतर थी और वैसा ही मेरा पालन पोषण हुआ था। पढ़ना, किताब पढ़ना, विद्वान होना, विदुषी होना वो एक अलग बात थी, लेकिन बाहर की दुनिया में जाना, ये वातावरण हमें नहीं मिला था, क्योंकि पारंपरिक परिवार था। लेकिन जब हमने और सारी चीजें हमको ठीक लगती थी, सहज लगती थी। लोगों के कष्ट जो है उससे कष्ट होता था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि इसका प्रतिरोध होना चाहिए या इसमें कुछ गलत है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। ये विचार मेरे अंदर नहीं आते थे। जब हमने सिमोन de beauvoir को पढ़ा तो हमें लगा कि स्त्री का एक दूसरा चेहरा भी होता है, जिसमें वो आजाद है, स्वतंत्र है और अपनी बात कह सकती है, अपने अपने ढंग से यात्रा कर सकती है, वो कहीं जा सकती है, किसी से भी मिल सकती है। ये सारी चीजें खुली मेरे भीतर। तो ये एक दूसरा पन्ना खुल गया जिससे हम बिल्कुल अनजान थे। तो मैंने सोचना हमने शुरू किया कि ये तो कुछ और है जो हमने देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। तो हमने हर चीज को, जो भी मेरे बचपन से अब तक मेरे साथ बीता था या गुजरा था, जिसमें मेरी बिल्कुल दूसरी दृष्टि थी, उन सब चीजों को लेकर मेरी दृष्टि बदल गई। अपने बचपन तो की जिन स्त्रियों को हमने देखा था, उनको जी देख के मेरा जो नजरिया था वो नजरिया मेरा बदला, वहां पर प्रतिरोध आया। जी प्रज्ञा जी, तो ये जो आपने, जाहिर है हम लोग ज्यादातर जितने लेखक होते हैं वो कविता से शुरू करते हैं। मैंने भी लेखन की शुरुआत कविता से की, हालांकि मैं कहानी नहीं लिख पाया, कुछ और करने में लग गया, फिल्मों में लग गया। लेकिन जो कविताएं आपने लिखी प्रारंभ में, और आपके जो पिताश्री थे, जो पंडित जी थे, त्रिपाठी जी, उन्होंने अपने पलाश में उसको
तो ये कविताएं क्या आपने सेमंत बुआ को पढ़ने के पहले लिखी या बाद में लिखी? और दूसरा उससे जुड़ी हुई बात यह है कि आपको एक कविता पढ़नी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल हम कविता पढ़ेंगे। हमने जो कविताएं सिमोन द बोवार को पढ़ने के पहले लिखी थी, उन कविताओं को तो हमने नष्ट कर दिया वाह! क्योंकि उसमें उसमें सिर्फ भावुकता थी और कुछ नहीं था। तो और हालांकि हमको कुछ याद आता है तो लगता है कि शायद हम उसको ठीक कर सकते थे, लेकिन हमको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हमने उन सबको हटा दिया। और जब सिमोन द बोवार को पढ़ने के बाद मेरे विचार बिल्कुल बदले, तब जो हमने कविताएं लिखी वो हमको लगा कि कुछ इसमें कविता है। तो वो कविताएं एक बार हमने हिम्मत करके, चूंकि मेरे बाबूजी बहुत बड़े विद्वान थे भाषा के और उनसे हमने थोड़ा पढ़ा भी था। उन्होंने हमको अंग्रेजी के 2 लेसन केवल पढ़ाए थे 9th क्लास में, और उसमें 2 कॉपियां उन्होंने पूरी भरवा दी थी कि उससे संबंधित सारे शब्द, सारे प्रयोग, सारे सब कुछ, मतलब तो इतना उन्होंने आधार और बेस हमको दे दिया था भाषा का। और इसके अलावा हिंदी और उर्दू शब्दों का भी वो इस्तेमाल करते थे, तो साथ रह करके उन सब चीजों का मेरे ऊपर काफी असर पड़ता था। इसके अलावा मेरा अपना पढ़ना था, क्योंकि पढ़ना हमने बहुत पहले से शुरू कर दिया था और हम बहुत पढ़ते थे। तो हमने बाबूजी को अपनी कविताएं एक दिन हिम्मत करके दिखाया। बाबूजी ने मेरी कविताओं की बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। अब वो इतने विद्वान थे और उन्होंने तारीफ की तो हमें बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने फिर उसके बाद पलाश में उनको छापा। पलाश का वो संपादन कर रहे थे, और गोंडा और बलरामपुर के लगभग 100 उर्दू शायरों और कवियों को, 100 साल के उर्दू शायरों और कवियों को वो पलाश में लेकर के आए थे। पूरा एक अंक निकाला था उन्होंने। तो मेरी कविताओं को भी उन्होंने पलाश में छापा बाद में। तो सबसे पहले तो वहीं पे छपी मेरी कविताएं, उसके बाद फिर दूसरी पत्रिकाओं में छपी। तो तो इस आप तरह से शुरू। तो आप कौन सी कविता सुनाने जा रही हैं? अच्छा, मेरी एक कविता है अकेली जी, इसका शीर्षक है अकेली। स्वागत है जी। तुम चाहते हो अकेली मिलूं मैं तुम्हें, पर अकेली नहीं मैं। तुम चाहते हो अकेली मिलूं मैं तुम्हें, पर अकेली नहीं मैं। मेरे पास है मेरी तपन और मेरी आग, वर्जनाओं का सिलसिलेवार और बेतरतीब सा अतीत। जब से ही सभ्यता है जंगल है, तब से ही मैं हूँ। जब से ही सभ्यता है जंगल है, तब से ही मैं हूँ, और सलीबे हैं मेरे साथ। मैंने उफ नहीं की, मगर बनाती गई हूँ आग के कुएं अपने वजूद में। वाह! तुमने जाना कि मौन हूँ तो हूँ मैं मधुर, मगर मैं तो मजबूत करती रही हूँ रीढ़। मगर मैं तो मजबूत करती रही हूँ रीढ़। रतजगों को ढाला है मैंने अपने कवच में, उसी को पहन आऊंगी तुमसे मिलने, अकेली नहीं मैं। वाह! कितनी गहरी है और कितनी कैसे बिंब, वाकई बहुत ही अच्छी कविता आपकी है। धन्यवाद आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये बताएं कि आप इसके आसपास 2009 के आसपास शायद निकट पत्रिका से जुड़ी, जो कि भारत से नहीं बाहर से निकलती थी। तो ये आप जी कैसे ये संभव हुआ और इससे आपको क्या हासिल हुआ? जी जी। निकट पत्रिका से हम जुड़े क्योंकि हमको ये पत्रिका मिली, इसका एक अंक मिला और इसका संपादकीय हमने पढ़ा। तो इसके संपादकीय से हम प्रभावित हुए। हमको लगा कि एक व्यक्ति आबू धाबी में बैठ करके हिंदी के लिए कुछ काम कर रहा है, और संपादकीय बहुत ही साहसपूर्ण था और अच्छा था। तो हमने उनसे संपर्क किया, कृष्ण बिहारी जी जो उसके संपादक थे। फिर जब वो लखनऊ आए तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो उनकी समस्या थी कि उनकी पत्रिका ठीक से कोई यहाँ पे देख नहीं पा रहा था और उसका प्रकाशन यहीं से हो रहा था। तो वो पत्रिका कानपुर में पड़ी थी और डिस्पैच होना था, उनकी वो परेशान हो रहे थे। तो हमने कहा कि ठीक है, हम उसको मंगा के डिस्पैच करा देते हैं। तो इस तरीके से हमने डिस्पैच कराया और फिर हम पत्रिका से जुड़े। तो हमने पहले तो कवर पेज वगैरह पत्रिका का बनाना शुरू किया, क्योंकि चित्रकारी का मेरा एक शौक था जो हम अभी नहीं कर पाते हैं समय न होने के कारण। तो हमने दो अंकों के कवर बनाए निकट के लिए। फिर धीरे धीरे उस पत्रिका की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती गई, और चूंकि कोई देखने वाला था नहीं उस पत्रिका को, इसलिए हम उससे जुड़ते गए। और फिर रचनाएं मंगाने की जिम्मेदारी जब आई, तब कृष्ण बिहारी जी ने हमको उस पत्रिका से जोड़ा, और उससे जुड़ करके हम साहित्य की दुनिया में सीधे ही आए उसके बाद, क्योंकि काफी लोगों से
मेरी मुलाकात हुई और बहुत सारे लोगों को हमने निकट के माध्यम से जाना। बहुत से लोगों से हमने लिखवाया और बहुत वरिष्ठ लोगों से, जिनसे हमने पहली बार संपर्क किया और हमें किसी ने नकारात्मक जवाब नहीं दिया। बहुत ही प्यार और स्नेह मिला हमको अपने बड़े लोगों से। तो इस तरह से वो काम हमने किया। जी, जो मैंने आपके पावर पॉइंट में डिस्प्ले किया था, वो कोई विशेष अंक था स्त्री विमर्श पर, उसके बारे में थोड़ा आप बताना चाहेंगी? हाँ, वो हमने एक स्वतंत्र संपादन उस पत्रिका का एक अंक का किया था। स्त्री पर केंद्रित था वो, स्त्री शुचितावाद और विवाह की व्यवस्था। ये अंक हमने संपादित किया था और इसमें हमने बहुत से वरिष्ठ और अपने समकालीन मित्रों से लेख लिखवाए थे और बहुत ही अच्छा अंक वो आया था। उसकी बहुत सराहना हुई थी। जी, बहुत सीखा हमने। जी, निकट से हमने बहुत सीखा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने जो पहली कहानी लिखी, वो जो आपका जो एक जो आपने परिवर्तन किया, जो आपने एक कविता की सीमा को तोड़ करके आपने कहानी लिखनी शुरू की, इसकी जो रचना प्रक्रिया थी, इसका जो एक मानसिक जो एक आप में जो एक उथल-पुथल हुई, और जनरली हम ये भी देखते हैं कि अमूमन पहली कहानी जब हम लिखते हैं तो वो आत्मकथात्मक होती है। तो ये जो प्रोसेस था, ये क्या था? ये क्या किस वजह से आप एक कहानीकार बनना चाहती थीं या बनी उसके बाद? जी। वो हमसे हमारी एक मित्र ने कहा कि लिखना है तो गद्य में आ जाओ। तुमको अगर लिखना है तो गद्य में आओ, कविताओं से नहीं काम चलेगा। तो कौन हमें थी भी लगा मित्र कि को आप बताना चाहेंगे कौन थी? सुशीलापुरी। जी, जी। जी। ठीक, बताइए। तो हाँ, तो इस तरह से हमने गद्य में लिखना शुरू किया और कहानी मेरे भीतर थी। एक किरदार जो मेरी पहली कहानी की है, वो मेरे गाँव की ही एक स्त्री है। तो उसको लेकर के हमने वो कहानी लिखी है। और कहानी असल में क्या है कि जो लेखक, जो लिखने वाला होता है, लेखक हम अपने को अभी नहीं कहते हैं, क्योंकि अभी तो हम बस सीख रहे हैं, हम अपने को सीखने के प्रोसेस में ही मानते हैं। लेकिन जो लिखने वाला होता है वो कहीं ना कहीं जब परेशान होता है बहुत सारी तकलीफों से, दूसरों की जो तकलीफें हैं, तो उनको वो अपने ढंग से न्याय देना चाहता है, क्योंकि समाज में तो न्याय नहीं मिलता है। तो लेखन के जरिए, कहानी के जरिए उस चरित्र को न्याय देना चाहता है। तो ऐसा ही किरदार मेरे गांव में थी, जो मेरी बहुत क्लोज थी, बहुत मेरे नजदीक थी। उसके दुख से मेरा मन भरा रहता था। वो उसके कोई बच्चा नहीं था और दुगनी उम्र के आदमी से शादी हो गई थी और वो बहुत सुंदर थी। तो उसके दुख इतने थे, बस वो रोती रहती थी। उसकी बड़ी-बड़ी आंखें थी और वो केवल रोती रहती थी। तो हमने जब कहानी लिखी तो उस कहानी में उसका जो अकेलापन था और उसकी ऐसी जो शादी थी, उन सब चीजों के अलावा उसको आगे बढ़ाया, उसके जीवन को। मेरे दिमाग में था कि इसको न्याय मिलना चाहिए। लेखक जो है वो शोषित और दलित को न्याय देना चाहता है अपनी कलम के माध्यम से, वो एक प्रतिरोध भी है। तो हमने उसको उसके प्रेमी के साथ गांव से वो भाग गई अपने प्रेमी के साथ। हमने कहानी को इस तरह आगे बढ़ाया और वो गर्भवती भी हुई, उसका बच्चा भी हुआ और वो बहुत ही खुददार थी। तो उसकी खुददारी, उसके बाद वो नया पति, उसका जो प्रेमी था, वो झेल पाया कि नहीं झेल पाया, ये हमने एक प्रश्न चिन्ह लगा के कहानी में छोड़ा था। तो अब वो तो किरदार वहीं पर है, वो तो जैसी थी वैसी है, लेकिन उसको हम चाहते थे कि वो वैसी हो। तो हमने अपनी कहानी के माध्यम से एक न्याय देना चाहा। तो लेखक मेरे ख्याल से लिखता भी शायद इसीलिए है कि वो दुखों को दूर नहीं कर सकता, तो प्रतिरोध करता है और अपने तरीके से न्याय देता है। ये आपकी पहली कहानी थी? जी, ये मेरी पहली कहानी थी। जी, आज मेरी अपने मित्र शिवकांत जी से बात हो रही थी, हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे। तो एक कहानीकार जो कहानी लिखता है, वो अपने चरित्रों को अपने आसपास से लेता है और कभी वो आत्मकथात्मक भी होता है। पर शिव जी का ये कहना था कि ये मूलतः जो है एक कहानीकार एक तरह का संपादकीय कहता है, एक तरह का वो मोरालिटी एक व्यू देता है, एक वो सोच देता है, एक विचार देता है और वही उसकी कहानी का मूल है।
इस बात से आप सहमत हैं? क्या आप भी ऐसा करती हैं? हाँ, नहीं देखिए, कई तरह से लिखी जाती है बात। जैसे हर जगह विचार केवल नहीं दिए जा सकते हैं। कभी-कभी जो दुख होते हैं, उनको कहना भर काफ़ी हो जाता है और वहाँ पर कोई विचार नहीं आ सकता है उस तरह से, मनुष्यता के अलावा। और कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनके दुख जो है वो इतने बड़े होते हैं या उनकी व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि आप चाह कर भी अपनी कलम में उनको उस तरीके से न्याय नहीं दे सकते हैं। आपको मजबूरी में यथार्थ लिखना पड़ता है। आप यथार्थ लिख देते हैं, यानी जितना बुरा उसके साथ होता है आप उस बुरे को ही लिख पाते हैं। आप उसके आगे जा नहीं पाते। यथार्थ वो इतना कड़वा होता है कि आपको कहीं रोक देता है वो, तो उसके आगे आप कभी-कभी नहीं जा पाते हैं। ऐसे किरदार भी होते हैं या वो इतना व्यथित करते हैं कि लेखक वहां रुक जाता है एक बार। ऐसा कोई आप उदाहरण देना चाहेंगे अपनी किसी कहानी से? जैसे मेरी कहानी तस्दीक है। जी। मेरी कहानी तस्दीक है, तो उसमें भोलानाथ जो हैं वो अंत में मर जाते हैं, क्योंकि उनका जो ये मोबाइल है, मोबाइल में जो व्हाट्सएप है और उससे जो फोटोज तुरंत सारी यहाँ से वहां होती हैं, तो उनकी एक नंगी फोटो, वो बहुत ही गरीब आदमी है, उसके कपड़े फटे हैं, जिथड़े हैं, तो उसके नंगेपन की फोटो खींच करके और भेज दी गई है चारों तरफ। और वो इतना शर्मीला व्यक्ति है कि वो कहता है कि मैं शर्म से मर जाऊंगा, और वो शर्म से मर जाता है। तो फिर हम उसमें कुछ कर नहीं पाए उस चरित्र के साथ, क्योंकि वो एक कड़वा यथार्थ था और उसको हमने न चाहते हुए भी देखा और लिखा। जी। आपकी जो कहानियां हैं, जैसे उषा किरण जी का जो मैंने एक अभी उद्धरण पढ़ा था, जो कि बहुत बड़ा, बहुत ही एक तरह से वो लब्बो-लबाब है जो उन्होंने आपके बारे में कहा है। तो ये जो ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश, इसके भीतर एक जो तनाव और एक जो द्वंद है और जो एक एक सच्चाई है, इंसान मूलतः तो हम लोग सभी गाँव के ही हैं। मैं भी मूलतः गाँव का हूँ। ऐसे-ऐसे जगह पे हम रहे हैं जहाँ कल्पना भी नहीं कर सकते। ये क्या ये आपकी क्या, अगर आप चाहें तो केवल शहरी उस पे कहानी लिख सकती हैं और उसको आप कैसे मर्ज करती हैं? क्या आपका उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स क्या होती है? कैसे आपको प्रेरणा मिलती है, आप कोई कहानी लिखेंगी? जी। बचपन में हम गाँव में काफ़ी रहे, मतलब गाँव का ही बेस है मेरा, मेरे परिवार का गाँव का ही बेस अभी तक है। हम लोग गाँव से जुड़े हुए हैं। तो गाँव के में जो स्त्रियों की दशा है, वो बहुत ही खराब है। वहाँ पर शिक्षा पहुँचने के बावजूद जो परंपरागत स्त्री है, वो काफ़ी, मतलब अब तो बहुत परिवर्तन हो गया, अब हुआ है परिवर्तन, लेकिन आज से 20 साल पहले की जो स्थितियाँ थी, वो ऐसी नहीं थी। वहाँ पे स्त्री का जीवन बहुत ही खराब था, बहुत ही, हमने नारकीय जीवन हम कहेंगे, हमने देखा है। सुंदर स्त्री किस तरह बदसूरत हो जाती है अपनी परिस्थितियों की मार से, तो हमने बहुत सारे चेहरे देखे हैं। तो वो मेरे भीतर बहुत कुलबुलाता है और ये लगता है कि इतनी तकलीफें क्यों हैं, इसको बदलना चाहिए। और गाँव की स्त्री और शहर की स्त्री में हमें कोई फ़र्क नहीं लगता है। बस इतना है कि वो थोड़ा आगे आ गई है, थोड़ा वो गाँव की जगह शहर में रहती है और लेकिन वो बोल सकती है या उसके पास उतनी आज़ादी भी आ गई है, ये चीज़ें अभी थोड़ा कठिन है। तो गाँव और शहर कई बार मिल जाता है और मेरी कहानियों में। गाँव भी हो जाता है और शहर भी मिलता है, क्योंकि गाँव से भी मेरा संपर्क है और हम गाँव में रहे हैं, बचपन में चीज़ें मेरे भीतर भीतर बैठी हुई हैं बचपन की, और शहर भी हमने देखा है। लेकिन हमें स्त्री दोनों जगह एक जैसी ही मिलती है, उसमें हमने बहुत परिवर्तन नहीं देखा। बहुत छोटा-सा परसेंटेज है स्त्रियों का जो थोड़ा आगे निकल आया है और अपनी बात कह रहा है। आपकी मैं बस 2 बिंदुओं पर और आपसे बात करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है हम पंकज सुबीर जी को सुनना चाहते हैं, जो कि आपकी कहानी पे बहुत अच्छी समीक्षा करेंगे और हमारे सामने आज बहुत वरिष्ठ लोग भी हैं। उनसे भी मैं चाहूँगा कि उषा किरण जी भी कुछ कहें और गीताश्री या ममता जी भी कुछ कहना चाहें। तो मैं अपनी बातचीत को थोड़ा उतना विस्तार नहीं दूँगा। पर मैं 2 चीज़ों को अपने टेम्पटेशन नहीं रोक पा रहा हूँ। एक तो मैं ऑफ व्हाइट जो कहानी है, जो कि अगर मैं अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करूँ, माइंड बॉगलिंग जिसको कहते हैं, तो उस पे मैं बाद में आऊँगा। मुझे कछार भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लगती है और जिस तरह से उसमें रिएक्शंस हैं उन पड़ोस में जो एक
जो परिवार रहता है, तो वो एक काफी एक तरह से देखा जाए तो एक बड़ी लोकप्रिय कहानी भी है, और उसमें एक एक खास तरीके की प्रवृत्ति और एक गंभीरता भी है। तो उस कहानी के बारे में आप इस तरह से बताइए, जो लोग नहीं जिन्होंने पढ़ी है वो भी उसको जान पाए। जी जी, वो ऑफ व्हाइट कहानी मेरी ज्ञानोदय में प्रकाशित हुई थी और इसकी अच्छी चर्चा हुई थी सॉरी हमारे पास। जी, पहले आप कछार के बारे में बताइए, क्योंकि ऑफ व्हाइट पे मैं खत्म करूंगा। ऑफ व्हाइट मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कछार के बारे में आप बताइए। जी जी, कछार मेरे गांव की एक लड़की की कहानी है और वो काफी काफी हद तक सच है, काफी मिलती जुलती है। और उसमें जो स्त्रियां जिस तरह से उस लड़की का मजाक उड़ाती हैं कि ये तो बदमाश है और ये चरित्रहीन है और ऐसी है वैसी है, लेकिन सच में वो उसने जो है अपना घर बहुत अच्छी तरह संभाला। तो वो जो औरतें हैं वो एक तरह से पुरुषों का सॉफ्टवेयर बन करके काम करती हैं, उनकी अपनी सोच नहीं है। बाद में उनको जो हमने कहा है कि वो हंस रही हैं कि रो रही हैं, उनको खुद नहीं पता है। तो ये वही बात है कि वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की तरह काम करती हैं और वो अपनी स्वतंत्र सोच नहीं रख पाती हैं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था है, उसमें उनका कोई दोष नहीं, दोष व्यवस्था का है। तो कछार जो है उसी बात को कहती है। ये जो आपकी ऑफ व्हाइट कहानी है, यही आपकी कहानी सबसे पहले मैंने पढ़ी थी। और ये एक एक शहर, एक आपकी एक मित्र आपको एक शॉल देती हैं, वहां से कहानी शुरू होती है। तो ऐसा लगता है कि ये कोई कोई एक अर्बन कोई शहरी वातावरण की कहानी है। और इसमें जो शहर में जिस तरह की समस्याएं हैं, जिस तरह के द्वंद्व हैं, जिस तरह की प्रतिस्पर्धा है, उस तरह की एक, और धीरे 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 वो कहानी ऐसा लगता है जैसे जैसे अंग्रेजी में एक है कैन ऑफ वर्म्स, एक होता है कि वो एक ऐसा दरवाजा उसमें खुलता है जिससे आपको सोखता चला जाता है। और वो बड़ी एक तरह से शायद अति यथार्थवादी सररियल भी है वो कहानी। वो जो जी इतनी गंभीर कहानी है, उसमें जिस तरह का कैरेक्टर है, जिस तरह से वो जो कहानी कह रहा है, वो जाता है और उसको उसके अपने फादर के बारे में, अपने पिता के बारे में, और अपने पिता के एक संबंध के बारे में। तो ये जो आपकी कहानी है, ये एक तरह से सिकनिंग कहानी भी है, बड़ी आपको एक तरह से मेंटली टॉर्चर भी करती है। तो ये कहानी का जो आपने स्वरूप विकसित किया, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि क्या इसमें कुछ आत्मकथात्मक चीजें भी हैं, या इस कहानी को जो विजुअलाइज किया वो कैसे आपने किया? जी जी, ये कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। और ये कहानी, इस कहानी का जो मुख्य किरदार है, आत्मकथात्मक तरीके से जो अपनी बात कह रहा है, वो किरदार मेरे भीतर बैठा था। वो एक चरित्र है जिसके साथ हमने थोड़ा समय बिताया और वो मेरे भीतर कुलबुलाहट थी उसकी बात कहने की। तो लेकिन कहने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि हम लिखना शुरू कहाँ से करें इसको, क्योंकि ये इतनी गुम्फित थी और इतनी सघन थी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें। चरित्र तो भीतर था, मेरे किरदार बैठा हुआ था। तो मेरी एक मित्र है गीता श्री, जो अभी यहाँ पर हमारे पास हमारे साथ मौजूद है। गीता श्री से मेरी मुलाकात शायद पहली मुलाकात थी और हम गीता श्री के घर गए तो गीता श्री ने ही हमें एक ऑफ व्हाइट कलर की शॉल दी, अच्छा। उपहार के रूप में। जी जी। और वो शॉल घर ले आकर के जब हमने उसको खोला तो वो शॉल बिल्कुल मतलब एकदम वैसी लगी जो शॉल मेरे देख चुके थे, मेरे पास थी। बस मेरी कहानी वहीं से शुरू हो गई और वो किरदार उस शॉल के बहाने चला आया और फिर पूरी तरह से हम उसके अंदर चले गए, किरदार के भीतर जा करके, और मैं करके हमने उस कहानी को लिखा, क्योंकि उसके बिना हम शायद इसको नहीं लिख सकते थे। तो इस तो कहानी इस को तरह लिखने में आपने कितना समय लगाया? इस कहानी को लिखने में हमने लंबा समय लगाया, मेरे ख्याल से 7-8 महीने लगे होंगे। और हमने रीराइट काफी किया, क्योंकि कई बार लग रहा था कि कहानी में सारी चीजें नहीं आ पा रही हैं, अभी जो हम कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं। तो वो सारी चीजों को एकदम कॉम्पैक्ट करने के लिए हमने काफी समय दिया इसको। ये कहानी आपके दिमाग में पकती रही, और जब वो पूरी तरह से अभिव्यक्ति का स्वरूप उसको दिया,
7-8 जी, महीने अभिव्यक्ति के लेवल पे भी ये पकी, क्योंकि हमने बार बार इसमें बहुत सारी चीजों को ऐड किया। हमें लगा कि अभी पूरी बात नहीं आई, अभी पूरी बात नहीं आई। खुद को संतुष्टि जब तक नहीं हो गई, और कई लोगों को पढ़ाया भी, कई लोगों की राय ली, और फिर उसके बाद इसको हमने मतलब लिखा, मैं आपको कंप्लीट इसकी किया। मैं बहुत इस कहानी से प्रभावित हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहानी किसी भी सिनेकार, ये बहुत विजुअल कहानी भी है, ये किसी सिनेकार का एक ड्रीम भी हो सकता है। तो इस कहानी के लिए आपको बहुत बधाई। और मैं ज्यादा हालांकि मैं बहुत बातूनी हूँ, बहुत सारी बात करने का मन करता है, लेकिन मैं अपने पे संयम रखूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप इस कहानी को पढ़ें ताकि जो बात हम कर रहे थे लोगों को वो समझ में आए। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि पंकज जी आए, उसके पहले हम थोड़े सवाल ले सकते हैं, और फिर पंकज जी आएंगे। तो जी आप अपनी कहानी सुनाइए, ऑफ वाइट। जी ठीक जी ठीक है। हमने कहानी को थोड़ा सा एडिट किया है, क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी है, और समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा जी इसको छोटा किया है। ठीक बात है। लेकिन तारतम्य में कोई बाधा नहीं आएगी मेरे ख्याल से। तो हम पढ़ते हैं कहानी, ठीक है ललित जी। ऑफ वाइट। उस ऑफ वाइट शॉल को उठाकर सीने से लगा लिया है मैंने। मुझे वह मिल गई है जो उस दिन धू धू करके जल गई थी, जिसके साथ मेरा मन और मेरा वजूद भी जल गए थे। आज मेरी पगलाई गति को विराम मिला है। मेरी आंखों से अविरल आंसू बह रहे हैं। पहली बार ही तो गई थी उसके घर। उससे एक बहनापा है जो बढ़ता ही जा रहा है। उसने कहा, तुम्हारा ही घर है, लेकर खा लो, खाना टेबल पर लगा है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में उसका 5 कमरों का सुंदर सजा धजा घर है। घुसते ही उसने घर देखने का निमंत्रण दे दिया था, सो उसके घर की बालकनी की 10वीं मंजिल से पूरे शहर की जगमगाती झलकती रोशनियों को झांकने का सुख पहले ही ले लिया था। और तभी यह बात अवचेतन में उभरी थी कि झिलमिलाती रोशनी के पीछे बड़े बड़े शहरों में रोती बिलबिलाती झींकती झुग्गियां भी होती हैं। वे अदेखी अदृश्य सी रहती हैं, त्वचा के नीचे बिछे नीली नीली नसों की तरह। मैंने खाना खा लिया था, क्योंकि मुझे शहर के एक छोर से दूसरे छोर, जहां नरोत्तम का घर था, लौटना था। दूरियां मन की हो या शहर की, मुझे सहन नहीं होती, मगर यह बात केवल मैं जानती हूँ। वोदका के केवल एक पेग ने मन को बहुत रिलैक्स कर दिया था, और मैं उन तमाम भयों को भूल गई थी। उसे भी मालूम था कि नरोत्तम के आने के पहले मुझे घर में होना है। चलो जल्दी निकलो, कहते हुए उसने जाने कितनी ऊष्मा से मुझे अपनी एक बांह से घेर लिया था, और समेटते हुए ही बाहर तक आई थी। लिफ्ट तक आते आते मौजूदा समय के कुछ पलों में उससे जाने कितने कल्पों की बातें हो गई थी। बाहों में घेरे हुए ही उसने सुर्ख गुलाबी रंग का एक पैकेट मेरे हाथों में यह कहते हुए रख दिया था, ये रख लो, आज पहली बार घर आई हो, इसे हिमाचल से लाई थी मैं। ये क्या, इतना प्यार, क्या यह उस जन्म का कोई रिश्ता है? बोलो। मेरी आवाज उसी बहनापे से छलकी थी जिसकी तलाश में मैं घूट घूट तक हुई जिंदगी के लिए भटकती रही थी। मेरे लिफ्ट में जाते जाते उसने कहा था, जिसे समझना है वह मुझे नहीं समझता ना। मैं उसके गमों से वाकिफ थी। उसके मृग नयन छलछला गए थे। लिफ्ट बंद होती उसके पहले मैंने उसकी बढ़ियाई आंखें देख ली थी। हंसो, बस इतना ही कह सकने का समय मिला था, क्योंकि बेजान लिफ्ट एक झटके में बंद हो गई थी। मैं नीचे आ गई थी, मेरा ड्राइवर गाड़ी लेकर मौजूद था, और मैं घर जल्दी पहुंच जाने की बेकरार बेचैनी में सब बिसर गई थी। तब भी उसके दिए पैकेट पर उसके हाथों की गरमाई महसूस हुई थी, और जब आत्मीय उत्सुकता से उसमें झांका तब अचंभित रह गई थी। किस तरह मिल जाती हैं खोई हुई चीजें। उस ऑफ वाइट शॉल को छूते निहारते आंखों में भरते अचानक कनिका बेसाख्ता याद आ गई थी। यूनिवर्सिटी में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने के बाद जब चारों ओर का चहचहाता शोर सिमट कर चला जाता, तब हॉस्टल में दूर तक एक सन्नाटा पसर जाता। मुझे पापा का वह नौकरों चाकरों और ऐशो आराम की हर सुविधा से भरा भारी भरकम बंगला बेसाख्ता याद आने लगता, जहां चाह कर भी मैं, जो एक अदने से किरदार में थी, नहीं जा सकती थी। मैं घने को बहुत हसरत से देखती, बातों के झुरमुटों से निकलने ही न देती। लेकिन एक दिन कनिका ने कहा, दी, मैं पहली बार आपको देखकर डर गई थी, स्याह सी हो गई थी मैं। हरे पत्तों से नजरें हटाकर उसे देखने लगी थी। घने विषाद को परे हटा मैं हंस दी।
क्यों? क्योंकि आप मुझे बहुत रहस्यमयी लगती थी। कनिका इतना सीधा और साफ साफ बोलती कि उसकी बातों पर जवाब देना कठिन होता था। तब सिर्फ मुस्कुरा देना ही मेरा जवाब होता था। मैं कैसे एक ही वाक्य में उसे अपने तमाम दुख बता सकती थी जिन्होंने मुझे गुमसुम और गहरा बना दिया था कि रहस्यों से तो रोज मेरा साबका उसी तरह पड़ता है जिस तरह दिन का साबका रात से पड़ता है। यह मेरे साथ आंखें खोलते ही होने लगा था। फिर भी मैंने उससे पूछा, क्यों? क्योंकि आप इतना मोटा चश्मा लगाती हैं, आप इतनी दुबली पतली कमसिन सी हैं और आपकी आंखों के घेरे इतने काले और गहरे हैं। आपके चश्मे का पावर इतना अधिक है कि उनके पीछे आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, इस तरह कि आपकी अपनी आंखें नहीं दिखाई देती। मैं कनिका के सामने खुलती चली गई थी। वह उत्सुक थी मुझे जानने के लिए उसी तरह जिस तरह मैं बचपन में मम्मी को जानने के लिए होती थी। मैं बचपन में अक्सर मम्मी की सिसकियों से जागती थी, लेकिन जब उनकी ओर आंखें फैलाकर देखती तो उन्हें अपनी ओर बाहें फैलाए मुस्कुराते पाती। तब सपने और हकीकत के बीच का सच मुझे क्या मालूम था, मगर धीरे धीरे मैं जान गई थी। तुम रो रही थी ना? मैं माँ से पूछती और माँ हंस पड़ती थी। मैं भी उनके आंसुओं को चखने लगी थी। पापा ने मुझे इलाहाबाद के महिला कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में रख दिया था। मैं माँ को छोड़कर आना नहीं चाहती थी। मुझे याद आता कि माँ से कितनी बहस की थी मैंने, लेकिन माँ ने समझाया था कि मेरी जिंदगी ही उनकी जिंदगी है। वहाँ मेरे जीवन पर तमाम खतरे थे। माँ शायद जानती थी और मैं कुछ न जानती थी। दीदी और मेरे जीजू यानी जीडी, जो अचानक मेरे बड़े होने से डरने लगे थे, मुझसे उनके रिश्ते बदलते जा रहे थे। मैं उनके दुश्मनों की सूची में सबसे ऊपर थी। मुझ पर कोई निशाना वो चूकना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरी उम्र मेरे खाते में थी शायद, इसीलिए वे चूक जाते थे। अरबपति पापा के जाने के बाद अरबों की संपत्ति 2 हिस्सों में बटे जीडी इसकी कल्पना भी नहीं करना चाहते थे और इसलिए वे मुझे अपने रास्ते से हटा देना चाहते थे। पापा को इस बात की खबर उनके ड्राइवर ने दी थी, कुछ और नहीं, पर शायद पिता होने के नाते वे मेरी जान बचाना चाहते थे। आखिर मैं उनका अंश तो थी ही। यदि मैं उनका अंश न होती तब भी क्या वे मेरी परवाह करते? यह सवाल मेरे मन में अक्सर जब उठ खड़ा होता तब मैं बहुत अधिक बेचैन हो उठती थी। कितना जरूरी होता है जीने के लिए पिता की चाहत का होना, जो सामाजिक हैसियत से पहचान कराता है, और आदमी की हैसियत उसके जीने के लिए पानी की बूंद की तरह जरूरी होती है। जब मैं सांसों की जद्दोजहद में थी तब कनिका ने एक दिन निहायत मासूमियत से पूछा था, दी आपके पास तो बहुत पैसा है, आपके पास भी कोई दुख हो सकता है क्या? कनिका के सवाल धवल चांदनी में दिखाई देती चीजों की तरह साफ थे। कनिका क्या जाने कि ये पैसा ही मेरी जान पर बनाया है और जिससे मुझे नफरत सी होती जा रही है। मेरे लिए तो मेरी छोटी छोटी चाहतें मायने रखती हैं, मेरी पढ़ने की मेज, मेरी किताबें, मेरे फूलदार स्कर्ट्स और माँ की हंसी। लेकिन कुछ भी मेरा अपना नहीं हो पाता। मैं क्षण भर भी चैन से जी नहीं पाती। मेरा अपराध क्या है? सिर्फ इतना कि मैं उस अपार संपत्ति की हिस्सेदार हूँ। कनिका, यह पैसा एक दिन मेरी हत्या करा देगा और तुम यह खबर अखबार में पढ़ोगी। जीडी और मेरी बहन ने 2 बार मुझ पर जानलेवा हमले कराए हैं। कनिका चौंक के उठ बैठती। क्या कहती हैं दी? आपकी सगी बहन भी ऐसा कर सकती हैं? आपको मालूम नहीं होगा, वे सौतेली होंगी। कनिका बहुत भोली थी। मेरे सामने तो जीवित बच्चे रहने की चुनौती थी। मरना चाहता ही कौन था? मैं तो किसी भी कीमत पर नहीं। कनिका बीए करने के बाद ससुराल जाने की तैयारी में थी। मेरी बातों की भयावहता उसे थोड़ी देर के लिए डराती, या शायद वह जानबूझकर अपने सपनों के बीच वापस लौट जाती। वह चादरों और तकियों पर फूल काटती थी, क्रोशिये का धागा उंगली में फंसाए इस ब्लॉक से उस ब्लॉक अल्हड़ हवा से घूमती रहती थी, और मैं उसे देख कुछ देर के लिए अपने गम भुला देती थी। मैं गर्ल्स हॉस्टल के न्यू ब्लॉक में रहती थी, और न्यू ब्लॉक की लड़कियां हॉस्टल के रजिस्टर पर रात 10 बजे के आखिरी सिग्नेचर के बाद सिगरेट के छल्ले बनाने में गुम हो जाती थी, तो कुछ अफसरों के बिस्तर गर्म करने और अपनी रातें सजाने चौकीदार की मुट्ठी गर्म कर चली जाती थी। भोर होने तक वे सब टूटती देह लिए निचुड़ी हुई अपने कौमारे को कैश कराकर लौट आती थी। सुबह मेस में चाय के समय या दोपहर के खाने के समय मिलने पर कांतिहीन दिखाई देने की वजह पूछने पर शेक्सपियर के किसी नाटक के रात में हुए मंचन को देखकर आने जैसा शानदार सा क्लासिक कारण बता देती थी, लेकिन उनके नए नए कपड़े और उनके कमरों के बड़े बड़े शीशे, महंगे कॉस्मेटिक्स असली बात की खबर सबको दे देते थे।
ऐसे में न्यू ब्लॉक में रहने वाली, छोटा स्कर्ट पहनने वाली मैं, मोटे लेंस का चश्मा पहने, काले घेरों से घिरी बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की यदि कनिका को रहस्यमयी लगती थी तो इसमें अचंभा क्या था भला। मुझे जानने से पहले कनिका मेरे नाम की गुमनामी को खोजती। कहीं मैं भी किसी दर्पण में दरीचों की तलाश में काले घेरों से घिर तो नहीं गई हूँ। जिंदगी की तलाश तो मुझे भी थी, मगर गुप्त अंधेरों में दीवारों के पीछे छिपकर खड़े रह जाने के अलावा मेरी कोई राह नहीं थी। कलकत्ते में पापा का टेक्सटाइल्स का बहुत बड़ा बिजनेस था, बनारस और कानपुर में भी। पापा 15 दिन कलकत्ते रहते, तब मम्मी मेरे पास चली आती थी और मेरे कमरे में मेरी मेहमान बनकर टिक जाती थी। हम सब बनारस में ही थे। पापा अरबपति थे। इतनी संपत्ति की वारिस उनकी सिर्फ 2 बेटियां थी। मैं उनकी छोटी बेटी, जाने किस मुहूर्त में जन्मी थी कि मेरे दिल में जन्मने के साथ ही दहशतों का राज हो गया था। इसके अलावा की जगह में मेरी कामनाएं और इच्छाएं छटपटाती थीं और किसी के लिए कोई जगह न छूटती थी। मेरी चाची जादूगरनी थी और मेरे पापा चाची के प्यार में पागल थे। मझोले कदकाठी के बदसूरत चाचा आधे पागल होकर उनके कारोबार में एक नौकर की तरह थे। चाची के जोड़ के तो पापा ही थे ना, एक सुदर्शन शलाका पुरुष। कहते हैं कि जोड़ियां आसमान से बनकर आती हैं। चाची और चाचा की, माँ और पापा की ये कैसी जोड़ी थी। जोड़ियां आसमान से बनकर आती तो स्त्री पुरुष के देह मन के संबंध इतने अधूरे क्यों होते। मुझे रिश्तों से नफरत होती जा रही थी। अक्सर पापा कलकत्ते से लौटकर शाम को आंगन में पानी गिरवाकर उसे ठंडा कराते। आंगन जब खूब भीग जाता तब दोनों ओर से हनहनाते हुए चलते थे 2 पेडेस्टल फैन। तब बाद की चारपाई पर दरी बिछती, उस पर झक सफेद चादर और वहीं एक शीशम की काली काली मेज लगती थी जिस पर पापा की प्रिय शराब, शिवास रिगल की बोतल, सोडा, 1 पैकेट सिगरेट और उनका हीरे से जड़ा महंगा लाइटर होता और उसी के सामने उनकी आराम कुर्सी लगती। 2 नौकर शाम को इसी काम के लिए मुस्तैद हो जाते। पापा घर के बाहर बने लॉन में भी बैठ सकते थे, लेकिन तब चाची बाहर उनके साथ नहीं बैठ पाती ना। मैं अपने कमरे की खिड़की के पीछे से पर्दा हटाकर झांकती, तब माँ वहीं मेरे पास बैठी चुपचाप रोया करती। कभी कभी वे बुद्ध की तरह हो जाती, मैं उन्हें जाकर हिला देती। माँ, झक सफेद चादर पर चाची बैठती। वे पापा को शराब के पेग बनाकर देती जाती थी। झरने जैसी आवाज लिए सांवली, लंबी, कटीली और मायावी चाची का सांवला रंग माँ के जीवन पर ग्रहण की तरह था, ऐसा ग्रहण जिसे उनके जीते जी उतरना नहीं था। पापा सर्वशक्तिमान शलाका पुरुष जो थे। तभी मेरी मुलाकात भी एक शक्तिमान शलाका पुरुष से हो गई थी। यूनिवर्सिटी में चुनाव जीतकर अध्यक्ष बन गया था वह, और मेरी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उसने। अपने भी साये से डरने वाली मैं उसके सुदर्शन चेहरे में फिर अपनी मृत्यु की तलाश करने लगी थी। मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी, वह कामदेव था, लेकिन मैं तो अप्सरा नहीं थी। फिर उसका मुझ पर यह रीझना मेरी समझ से परे था। मुझे कहाँ से खोज लिया था उसने। उसके भाषण सुनने वालियों और उस पर मर मिटने वाली खूबसूरत बालाओं की कोई कमी यूनिवर्सिटी के उस प्रांगण में नहीं थी। वह साक्षात कृष्ण था, गोपिकाओं से घिरा हुआ। मैं कहाँ थी वहां। मैं उसके द्वारा भेजे गए प्रेम प्रस्तावों को पढ़कर कांपने लगती थी। कई कई दिन मेस से अपने कमरे और कमरे में से मेस के बीच छुपी होती थी, भीगे पंखों के नीचे खुद को ढांपे हुए। लेकिन वह तो पापा के पास मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंच गया था। तब मुझे पता चला था कि उसकी दिलचस्पी मुझ में नहीं, पापा की संपत्ति में थी। पापा ने खुशी खुशी मुझे उससे ब्याह दिया था, बिना ये पूछे जाने कि मुझे वह पसंद है या नहीं। मैं एक मुहरा थी जिसे पापा और नरोत्तम दोनों अपने ढंग से चला रहे थे। पापा जीडी को मात देने के लिए हार और जीत का खेल जारी था। नरोत्तम विधानसभा का चुनाव लड़कर जीत गया था और सरकार के गठन में मुख्य भूमिका निभा रहा था। पापा एक बाहुबली के हाथों में मुझे सौंपकर मुक्त हो गए थे। पापा पक्के व्यवसायी थे। पापा चाहते थे कि उनकी संपत्ति की आधी हिस्सेदार मैं जीवित रहूं। आखिर मैं उनके पौरुष की निशानी थी, लेकिन मैं भी तो खेल ही रही थी। विवाह के बाद जीवित बच जाने का सुकून मेरे चेहरे पर उतर आया था। प्रेम के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे नरोत्तम के बारे में सब कुछ पहले से मालूम था। लगभग तभी यह भी मालूम हुआ था कि पापा ने चाची की इस मांग को ठुकरा दिया था कि कलकत्ते वाली कोठी वे उनके बेटे असीम के नाम कर दें।
मैं हतप्रभ थी, प्रेम के नाम के देवता के प्रति और भी निष्ठुर हो चुकी थी। मैं जीवन से विरक्त हो रही थी, फिर भी जीने की चाह पाले हुए थी। मैंने तो अपनी गर्दन पर चाकू की नुकीली सर्द धार को हर दिन और रात महसूस किया था और भागते दिन और रात, जागती रातें बिताई थी। वे रातें ही मेरी आंखों के चारों ओर स्याह घेरे के रूप में जमा हो गई थी। उफ, कितने सहरा हैं और कितने बंजर। मुझसे यदि बाहुबली नरोत्तम ने ब्याह न किया होता तो मैं क्या जीडी से बच गई होती और अपनी जिंदगी के असहनीय ताप भरे दिन भी देख सकी होती। यह जानते हुए भी कि नरोत्तम ने मुझसे कहाँ ब्याह किया, उसने तो अरबपति की बेटी से ब्याह किया और मैंने जीने के लिए समझौता किया। मुझे जीडी से बचने के लिए नरोत्तम की ढाल चाहिए थी। आज वह सरकार में महत्वपूर्ण विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं और मैं अपनी आंखों के चारों ओर बढ़ते घेरों के बीच जिंदा हूँ। जीने के लिए क्या क्या नहीं किया है मैंने। कुछ छोटे छोटे काम नहीं भी कर पाई हूँ। रात भर कभी सोई नहीं हूँ। ओहदे और पैसे की ताकत देखी है मैंने और उससे अपने लिए आजादी भी हासिल की है। विद्रोह मेरे भीतर केंचुए की तरह रेंगता है, वह रेंगना भी कम तो नहीं। मुझे गुमनामी की आदत है। मैंने नरोत्तम से कह दिया है, मुझे अपने ढंग से घूमने फिरने दो, तुम्हें जो करना है करो। मेरी बेचैनियां मुझे भटकाती हैं। क्या उसे मालूम है कि बचपन की उस एक शाम से आज के एक एक दिन तक मैं इसे ही तलाश रही हूँ। आज ही जान पाई कि किसी खोई चीज की तलाश ताउम्र किस तरह भटकाती है। जाने कितनी छोटी चीजें छूटती हैं और जाने कितनी बेचैनियां आत्मा के अस्तित्व में हमेशा के लिए समा जाती हैं। तभी यह ख्याल आया था कि यह पूरी की पूरी कायनात यूं ही तो नहीं भटक रही है, इसे भी किसी चीज की तलाश तो है ही। लेकिन यह भी तो सवाल है कि क्या खोया हुआ सच में मिल जाता है या जिसकी चाहत हम शिद्दत से करते रहे उसे मिलाने में पूरी कायनात जुट जाती है। यह शॉल जो तुम्हारे स्नेह की बाती का सुरमई उजाला है, शॉल मेरे खोए हुए बचपन का वजूद है। तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने मुझे क्या दे दिया है। प्यार करने वाले यूं ही अनजाने में जाने क्या क्या दे दिया करते हैं। सड़क का कुहासा अचानक छोटी छोटी झाड़ियों में दुबक गया है। कहीं वह कुहासा मैं ही तो नहीं हूँ। कभी कभी दिखती हूँ मगर अक्सर मैं खो जाती हूँ। रात के 1 बज चुके हैं। हरियाणा के अनजान खौफनाक खाक पंचायती सन्नाटे वाली सड़कों पर जान जोखिम में डाले टहलती रहती हूँ मैं। मुझे जीजू से और नरोत्तम से डर लगता है, मौत से नहीं। मैं जानती हूँ मैं खुद खो जाऊं, लेकिन मेरे भीतर धड़कता हुआ दिल सपने पालता रहे। मैं बड़ी नहीं, छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए जिंदा हूँ। तभी तो अपनों की छुअन भर के लिए जान हथेली पर रख लेती हूँ। मेरी आंखों के आगे आज फिर वही सब घूम गया है जिसे मैंने हजारहा अपने मन में दोहराया है। मन में छुपा बैठा कोई एक दर्द किस तरह हरा होने लगता है, आज इस हिमाचली शॉल को छूते हुए महसूस कर रही हूँ। माँ के मन से उदास वह शाम, वही आंगन, वह बाद की चारपाई और उस पर रखा हुआ यही हिमाचली ऑफ व्हाइट शॉल। यह या वह, मैं सचमुच असमंजस में हूँ। टिमटिमाते तारों सा मेरा बचपन आंगन के उस अंधेरे में अंतिम उम्मीद की तरह मेरी स्मृतियों पर टिमटिमाता है। उसी तरह जिस तरह पापा की जलती हुई सिगरेट आंगन के अंधेरे में आज भी धधकती है और जिसकी धधक मेरे सीने में जलती है। मुझे चाची की आंखें पापा की सुलगती हुई सिगरेट सी लगती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसी आंखों को लोग किस तरह मदमाती, नशीली और मदभरी आंखें कहते हैं। लोग यही तो कहते थे कि पापा उनकी आंखों के गुलाम हो गए हैं, कि उनकी आंखें किसी को भी गुलाम बना सकती हैं। चाची के हमारे घर में आने से बहुत पहले पापा ऐसे नहीं थे। उनको देखने के बाद वे पूरी तरह बदल गए। यह बात जब मम्मी कहती तो उनकी आवाज मुझे 17वीं सदी के किसी उपेक्षित कुएं से आती हुई महसूस होती। उस दिन पापा पानी से भिगोए ठंडे ठंडे आंगन में चाची के साथ बैठे हुए थे। पापा शिमला से लौटे थे। चाची के लिए लाए कई उपहारों के बीच एक जालीदार ऑफ व्हाइट शॉल रखी हुई थी। मम्मी की चुप सी सिसकियों को महसूसती हुई मैं जाने किस आवेश में भरकर दूर से ही शॉल को देख रही थी और उसका जालीदार होना मुझे मुग्ध कर रहा था, या कि वह मम्मी की मौन सिसकियों का विद्रोह था। कुछ भी रहा हो, लेकिन यह तो तय था कि उसका जालीदार होना मुझे बुरी तरह से मुग्ध कर रहा था। मैं एक क्षण भी रुके बिना आंगन में पापा के पास पहुंच गई और जोर से बोल पड़ी, पापा। पापा चौंक पड़े थे। उनके आंगन में बैठकर शराब पीने के दौरान किसी को भी वहां पहुंचने की इजाजत नहीं थी। पापा, ये शॉल बहुत सुंदर है, इसे मैं लूंगी।
मैंने शॉल उठा ली थी। चाची ने आंखों में आग भरकर मुझे इस तरह देखा था जैसे मुझे भस्म ही कर देंगी। पापा ने कहा, यह शैली के लिए है, यह उसे बहुत पसंद है, तुम्हारे लिए दूसरी आ जाएगी, चाची के लिए दूसरी आ जाएगी, यह मुझे पसंद आ गई है। मैं भी उसी ताव में बोली थी जिस उस दिन मुझ पर किसी निरपराध कैदी की आत्मा का भूत सवार हो गया था। नहीं, पापा का नहीं देर तक उस आंगन में गूंजता रहा था, लेकिन मेरा नहीं भी उसी समय गूंज उठा था। मम्मी कातर होकर मुझे दूर से आवाज दे रही थी, लेकिन मैंने कुछ न सुना था। मेरी निगाह उस शाल से हटनी ही नहीं थी। मैं कल इसे अपने साथ लेकर इलाहाबाद जाऊंगी और मैंने लपक कर शाल उठा ली थी। चाची की आंखों के अंगारे दहक उठे थे। मेरे और चाची के बीच शाल को लेकर छीना झपटी होने लगी थी। मेरी नहीं तो किसी की नहीं, यह कहते हुए चाची ने मेरे गाल पर एक झापड़ मारा था और शाल मुझसे छीन ली थी। मैं फिर शाल की ओर झपटी थी और तब तक चाची ने पापा के लाइटर से उसमें आग लगा दी थी। पापा चुपचाप बैठे रहे थे और वह जालीदार हिमांचली शाल धू धू कर उसी आंगन में जल गया था। किसी ने उसे बुझाने की न हिम्मत न कोशिश ही की थी। वह अपनी ही आंच में भस्म हो गया था। उसकी चिंदियां भी धुएं में लिपट कर उड़ गई थी। सखी, आज वही समूचा शाल तुम्हारे दिए इस पैकेट के भीतर उसी तरह महफूज है जिस तरह उसे ओढ़ने की मेरी चाहत मेरे दिल में आज तक महफूज थी। मैं घर पहुंच गई हूँ। रात के 2:30 बज गए हैं। नरोत्तम अभी घर नहीं लौटे हैं। बेडरूम में पहुंचकर एसी ऑन कर मैंने चादर ओढ़ ली है। सदियों की जागी मैं उस ऑफ वाइट शॉल को ओढ़कर उम्र भर की नींद पूरी करने की ख्वाहिश लिए सोना चाहती हूँ, लेकिन सो नहीं पाती। एक हल्का सा खटका भी मुझे उनीदा करके जगा दे रहा है। नरोत्तम के डगमगाते पैर और दहकती आंखें चाची की आंखों से दिखाई दे रही हैं। वर्षों से सुलगती पापा की जलती सिगरेट फिर से धधक रही है। मेरी आंखों में उसी धुएं की जलन भर रही है। उस आंगन का पानी आज तक सूखा नहीं है। जाने कब सुबह हो जाए, मैं बेचैन हूँ। धीरे से उठकर अपने सीने पर पड़ी उस शॉल को सहलाती हूँ, तह लगाती हूँ और अगली सुबह की फ्लाइट से माँ के पास जाने की तैयारी में जुट जा रही हूँ। एयरपोर्ट से ही मैंने कनिका को फोन कर दिया है। वह जो मेरे दुखों की संगिनी रही थी, उससे उसके ही शहर में आकर कैसे न मिलती, फिर उससे अपना सुख भी बांटना था। मैं उत्फुल्ल थी। अपने शोल्डर बैग में उस शॉल को संभालती मैं माँ के सामने खड़ी हूँ। माँ बूढ़ी हो गई हैं। उनकी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई है। माँ, वे मेरी आवाज पहले पहचान लेती हैं, फिर देखती हैं। बेबो, तू अचानक कैसे आ गई? मैं माँ से लिपट जाती हूँ। माँ, ये देखो। मैं शॉल उठाकर उनके हाथों में रख देती हूँ। मेरी आंखों की चमक उनकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही है। उनकी आंखें हंस रही हैं, लेकिन तभी वे झरने लगती हैं। उनके दुखों की शिलाएं टूट रही हैं। वे बारिश और धूप दोनों हैं। माँ आंगन में उसी जगह बैठी हैं जिस जगह पापा बैठते थे। आसमान में आज चांद पूरा उगा है। बहुत बहुत मैं क्या कह सकता हूँ, स्तब्ध करती है, सुन करती है और दृश्यात्मक है और समाज भी है, राजनीति भी है, अभी कुछ है इसमें। ये सारी जो समीक्षा है ये मैं हमारे जो अध्यक्ष हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ उषा किरण जी कुछ कहें। इसी बीच में मेरे पास एक सवाल आया है जो सुनीता पूछना चाह रही हैं। तो सुनीता, आप अपना सवाल पूछ लें और उसके बाद हम और लोगों के वक्तव्य ले सकते। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? ओके। और सानिध्य संवाद 3 में उपस्थित सभी लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ। प्रज्ञा जी के कहानी संग्रह से अलग मेरे पास एक सवाल है। उन्होंने हाल ही में कहानी लिखी थी जो शब्दांकन पे प्रकाशित हुई थी। कहानी का शीर्षक है लड़कियां मछलियां नहीं होती। तो चूंकि जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनकी कहानियां ज्यादातर यथार्थ पात्रों से प्रभावित हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि लड़कियां मछलियां नहीं होती की कहानी क्या है? धन्यवाद सुनीता सवाल के लिए। और मेरी कहानी है लड़कियां मछलियां नहीं होती। तो लड़कियों को बहुत कुछ कहा जाता रहा है, नदी, फूल, मछली, हिरनी और बहुत सारे शब्द दिए जाते हैं।
लड़की नहीं कहा जाता है, स्त्री नहीं कहा जाता है, उपमाओं और प्रतीकों से स्त्री को हमेशा बताया जाता है। तो अब ये समय जो बदला है, पहले माँ की भूमिका में जो स्त्री हुआ करती थी और आज लड़की और बेटी की भूमिका में जो स्त्री है, वो वहां पर जो पीढ़ियों का गैप है, ये कहानी पीढ़ी के उस गैप को लेकर के चलती है। और जो लड़की है वो कहती है कि माँ, लड़कियां मछलियां नहीं होती कि वो किसी जाल में फंस जाएं। वो पुराना समय था जिसमें तुम जी रही थी। अब लड़कियां समझदार हैं, होशियार हैं और वो अपनी जिंदगी और अपने फैसले लेना जानती हैं। और इस कहानी में भी वो लड़की बहुत ही बोल्ड तरीके से अपनी सुरक्षा करना जानती है और वो बिल्कुल बोल्ड निर्णय लेती है। और वो कहती है इस बात को कि तुम निश्चिंत हो जाओ, लड़कियां मछलियां नहीं होती कि किसी जाल में जाकर के फंस जाएंगी। यही इस कहानी का पूरा तथ्य है। धन्यवाद प्रज्ञा जी, और धन्यवाद सुनीता आप सवाल के लिए। हमारे साथ गीता श्री जी हैं, जो कि जिनकी की इस कहानी में भी एक तरह से सब टेक्स्ट है उस कहानी में, और वो वहीं से आपसे कहानी शुरू होती है। गीता श्री जी, आप का स्वागत है। शुक्रिया। आपने, ऐसा है, प्रज्ञा को आज अपनी रचनाओं पे, कथा पे और साहित्य कुछ भी इतना बोलते हुए मैंने पहली बार सुना है। वो इतना बोल भी सकती है, ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत रहती हूँ। वो सुनती बहुत है, बोलती कम है, और अपनी रचनाओं पे तो बात ही नहीं करती है। तो एक नया खुलासा हुआ है सानिध्य के मंच पर, ये पहली बार खुलासा हुआ है कि वो अपनी रचनाओं पर इतना बोल सकती है। तो ये एक तो मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरी बात, मैं बहुत संक्षेप में एक बात बताना चाहूंगी कि प्रज्ञा जब वो ऑफ वाइट कहानी की भूमिका बता रही थी आपको, तो मेरी आंखें भर आई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं अनजाने में ही उसके उस भीतर के कहीं जो बर्फ जमी हुई है उसको मैंने पिघला दिया। मुझे नहीं मालूम, मैंने तो अनजाने में ही, कि मेरे घर पहली बार आई थी और एक बैठकी थी, महफिल थी, उसमें वो आई थी और मुझे अच्छी लगी पहली मुलाकात में। तो मैंने उसको मैं हिमाचल से लौटी थी 2 दिन पहले, तो मेरे पास कुछ और नहीं था गिफ्ट, तो मैंने उसको अनजाने में दे दिया। तो वो उसके बाद उसने लिफ्ट में जाते हुए यही कहा कि तुम्हें नहीं मालूम, मैं लगता है मैं कहानी लिखूंगी। अभी मेरी आंख भर आई जब वो ऐसे बोल रही थी, तो मैंने बहुत मुश्किल से अपने को कंट्रोल किया, क्योंकि मैं थोड़ी पागल सी भी हूँ, जल्दी रोना आ जाता है मुझे। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि इस कहानी के लिए, ऑफ वाइट के लिए, मुझे शरद चंद्र याद आ गए कि उनके साथ जब उनके किस्से सुनाए जाते हैं तो उनके मित्रों के भी किस्से सुनाए जाते हैं। तो आज प्रज्ञा के किस्से जब भी सुनाए जाएंगे इस पहले संग्रह के, तो गीता श्री के किस्से इसके साथ सुनाए जाएंगे। तो मुझे ये श्रेय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा। प्रज्ञा की कहानियों पे 2 लाइन में देखिए, मैं प्रज्ञा को जब पढ़ती हूँ तो बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, किसी को अन्यथा लगे तो लगे, मुझे वो एलिस मुनरो की याद दिलाती है। एलिस मुनरो की कहानियां एक मकान नुमा दरबे से निकलती है और पूरे से फैलती है, ग्रामीण परिवेश की कहानियां। प्रज्ञा की कहानियां भी पितृसत्ता के कछार पर पछाड़ खाती हुई भाषा की कहानियां है, जो जिसको मैं कहती हूँ भाप उठाती हुई कहानियां। जाड़े की सुबह नदी किनारे आप जाइए, जो नदी के किनारे रहते हैं उनको मालूम है कि नदी के पानी से भाप उठता है। मैं प्रज्ञा की कहानियों को हमेशा कहती हूँ, उसकी भाषा को, कि तुम्हारी कहानियों की जो भाषा है उससे भाप उठती है। तो मुझे हमेशा लगता है मैं नदी के किनारे खड़ी हूँ। तो मैं प्रज्ञा की कहानियों को उसी तरह से देखती हूँ कि उसकी भाषा में भाप है, उसकी अपनी धरती है, अपना आकाश है, उसकी स्त्रियां हैं। जैसे एलिस की स्त्रियां एक घर से निकलती हुई बाहर की तरफ जाती है। एलिस का भी बैकग्राउंड ग्रामीण है, प्रज्ञा का भी बैकग्राउंड ग्रामीण है। मैंने एलिस को पिछले दिनों पढ़ा तो इससे मुझे याद आया, मैंने प्रज्ञा को पहले पढ़ा, एलिस मुनरो को बाद में पढ़ा। मैं दोनों में बहुत साम्य देखा, मैंने दोनों का परिवेश में साम्य है, दोनों का ग्रामीण परिवेश एक जैसा है, दोनों का कथा परिवेश एक जैसा है। देश अलग अलग है, भूगोल अलग है, परिवेश अलग है और भाषा का अंतर है, लेकिन दोनों की संवेदना एक है, दोनों का सरोकार एक है। वो कहते हैं ना कि मुझे एक कथानक एक डायलॉग याद आ रहा है काफका का, कि
अच्छी किताब वो होती है जो आपके अंदर जमे हुए बर्फ के दरिया को तोड़ देने की क्षमता रखती हो। तो प्रज्ञा के जो ऑफ व्हाइट कहानी संग्रह है, उसकी एक एक कहानी आपके भीतर बर्फ के जमे हुए दरिया को तोड़ देने की क्षमता रखती है। मैं प्रज्ञा की दोस्त हूँ अलग बात है, लेकिन मैं प्रज्ञा की कहानियों की पाठक भी हूँ, तो इसलिए मुझे उसकी कहानियां बहुत, और आज से नहीं, सती का चौरा कहानी की मैं इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं पितृसत्ता, अगर कोई सवाल उठाता है कि स्त्रियों ने सती प्रथा पे कहानी नहीं लिखी, तो सारा समाज एक तरफ और प्रज्ञा पांडे की सती का चौरा कहानी एक तरफ, मैं उनको ये कहानी बतौर सबूत पेश करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सती प्रथा के खिलाफ स्त्रियों ने नहीं लिखा है। सती प्रथा पे लिखने के लिए तीसरी पीढ़ी का बोल्ड होना बहुत जरूरी था। पहली पीढ़ी जलाई गई, दूसरी पीढ़ी बची मुश्किल से कानून की वजह से, तीसरी पीढ़ी ने उस चबूतरे को तोड़ दिया। तो प्रज्ञा ने उस पीढ़ियों के इस अंतराल को बहुत अच्छे से पकड़ा है, बहुत अच्छे से निर्वाह किया अपनी कहानियों में, तो इसलिए उसके पास एक से एक कहानियां है। कछारो, लड़कियां मछली नहीं होती, ऑफ व्हाइट, कितने उसके कहानियों के ढेर सारे शीर्षक है और लगभग हर कहानी से मैं गुजरी हूँ, तो इसलिए ये भाप उठाती हुई कहानी कई बार मेरी आंखों बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही इतने सेमिनल ढंग से तुम्हारी कहानियां जब अब लाने का मन हुआ जी, वो अपने पात्रों के भीतर बैठकर लिखती है। जी, कुछ लोग बाहर बैठकर लिखते हैं, प्रज्ञा अपने पात्रों की काया में घुस के लिखती है। धन्यवाद, आपने मुझे इतना सुना, इतना मौका दिया। गीताश्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने बढ़िया दृष्टिकोण से बात कही जो कि एक तरह की समीक्षा है अपने आप में। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत बहुत आपका आभार। और इसके पहले कि हम सुबीर जी के पास जाए, अगर कोई उषा किरण जी अगर हो तो वो उनका स्वागत है, वरना फिर हम दिव्या जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? दिव्या शुक्ला जी, संक्षेप में अगर आप कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है, आप अपने को अनम्यूट करके कह सकती हैं। जी जी, प्रज्ञा के बारे में सब कुछ तो गीताश्री ने कह दिया और उससे ज्यादा कहने को कुछ है नहीं। प्रज्ञा की कहानियां अपने आप में बेमिसाल हैं। उनका कथ्य, कथा, पात्र सभी जीवंत लगते हैं, चलचित्र सी चलती हैं कहानियां और मन को भिगोती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सौभाग्य है कि उन्हीं कहानियों के पाठक हम छपने से पहले ही रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। सुबीर जी, मैं अब आपसे अनुरोध करता हूं कि हम समय बगैर खोए, ये अब मंच आपका है और आप अध्यक्ष हैं और आप अपनी बात कहें और समीक्षा करें। जी जी ललित जी, सबसे पहले तो सानिध्य का धन्यवाद देता हूं कि इस मेरी बहुत पसंदीदा कहानी पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का अवसर दिया। और थोड़ा सा ये जरूर मन में है कि उषा किरण जी हैं, ममता कालिया जी हैं, विजय राय जी हैं, कादम्बरी मेहरा जी हैं, दिव्या माथुर जी हैं, और इतने वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में मैं अध्यक्षता कर रहा हूं, तो ऐसा लगता है कि कहीं धृष्टता कर रहा हूं मैं, और उनके सम्मान में कहीं ये धृष्टता हो रही है कि जहाँ उषा किरण जी और ममता जी हों वहां मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ। लेकिन ये उनका प्रेम है, उनका स्नेह है, और मैं तो वही कहना चाहूंगा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो ये मेरा उत्पात है कि मैं उनके सामने अध्यक्षता करने की धृष्टता कर रहा हूँ। जो मैंने कहा ललित जी की, प्रज्ञा जी की ये कहानी मेरी बहुत पसंदीदा कहानी है, और जब ज्ञानोदय में मैंने इसे पढ़ा था तो पढ़ने के बाद ये इस कहानी ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया था। मैं बहुत कम कहानियों पर फेसबुक पर जाकर कुछ लिखता हूँ, बहुत कम कहानियों पर, और मुझे याद पड़ता है कि इस पर मैंने तुरंत लिखा था, और तुरंत लिखने के बाद फिर ये कहानी बहुत बेचैन करती रही मुझे, बहुत दिनों तक ये कहानी मेरे साथ बनी रही। असल में मैंने बहुत दिनों बाद हिंदी की किसी कहानी में किसी ऐसी जड़ चीज को पात्र बनते देखा था कि जो जीवित नहीं है लेकिन वो कहानी का प्रमुख पात्र है। ये अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में तो ये प्रयोग बहुत देखने को मिलता है, लेकिन हिंदी में ऐसे प्रयोग बहुत कम है। और उस
कहानी में वो जो ऑफ वाइट कलर का जो शॉल है, वो उसमें जैसे प्रज्ञा जी ने प्राण प्रतिष्ठा करके उसको जीवित कर दिया। ये किसी लेखक के लिए बहुत बहुत चुनौती का कार्य होता है कि वो एक जड़ कोई वस्तु उठा रहा है और उसको उठाकर वो अपनी कहानी का केंद्रीय पात्र बना रहा है, इस तरह से कि बाकी सब उसके सामने पीछे हो जाएंगे और वो ऑफ वाइट कलर का शॉल पूरी कहानी का मुख्य पात्र बनकर कहानी में साथ चलता रहेगा। उस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो वो ऑफ वाइट कलर का शॉल हमारे साथ पूरी कहानी में यात्रा करता है। और शुरुआत में, कहानी की शुरुआत में उस शॉल की एंट्री होती है और अंत तक जहां उसकी माँ है और माँ के पास वो शॉल लेकर खड़ी है, वहां तक वो यात्रा चलती है पूरी की पूरी। ये कथा नायिका पीछे हो गई है और शॉल सामने दिख रहा है। ये बहुत बड़ी सफलता है किसी लेखक की कि उसने एक जड़ पदार्थ को उठाकर और उसको उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और उसको इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की कि सारे पात्र पीछे हो गए और वो एक शॉल है, वो कथा का मुख्य पात्र बनकर पूरी कथा को अपने कंधे पर लेकर चलता है। ये बहुत बड़ा काम उस एक कहानी में मुझे दिखाई दिया। उस कहानी को मैंने कई बार पढ़ा है। मैंने पिछले दिनों जब संग्रह पर वीडियो समीक्षा की थी तब भी मैंने उस कहानी का बार बार जिक्र किया था। ललित जी, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मैं भी फिल्मों की पटकथा वगैरह लिखना शुरू किया है पिछले कुछ दिनों से। उस कहानी के कई दृश्य ऐसे हैं जो कि बिल्कुल जब आप पढ़ते हैं तो आपके सामने जैसे कोलाज जैसा बनता चला जाता है और वो दृश्य आपके सामने पूरा का पूरा बन जाता है। जैसे एक लेखक जैसे कोई 3D कला सीख गया हो और वो त्रिआयामी दृश्य आपके सामने रच रहा हो। शरद चंद्र जी का नाम लिया गया तो शरद चंद्र जी के पास ये कला थी कि वो त्रिआयामी दृश्य आपके सामने रच देते थे। आप इस कहानी का एक दृश्य देखिए कि वो चाची सफेद चादर पर बैठी हैं, पिताजी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हैं, मेज लगी हुई है और मेज पर शराब रखी हुई है, शराब का ब्रांड भी पता है, और वो सारी चीजें वो लड़की खिड़की में से देख रही है और उसकी माँ पीछे बैठकर रो रही है। ये पूरा दृश्य आपके दिमाग में लंबे समय के लिए स्थिर हो जाता है। ये दृश्य आपका पीछा नहीं छोड़ता, ये दृश्य आपके साथ चलता है। जैसे शरद चंद्र के कई सारे दृश्य वो पढ़ने के बाद आपके साथ चलते हैं। जैसे आप रेणु को जब पढ़ते हैं तो रेणु अपने दृश्यों से आपके दिमाग पर वो प्रभाव छोड़ते हैं कि आप रेणु की कहानी भूल जाते हैं लेकिन दृश्य याद रह जाते हैं कि अच्छा, जैसे लाल पान की बेगम एक कहानी है रेणु की, उसका आखिरी दृश्य देखिए, बैलगाड़ी में सब लोग बैठे हुए चले जा रहे हैं मेले के लिए और उसमें अलग अलग जो नई बहुएं बैठी उनका वो दृश्य पूरा है और वो दृश्य आपके दिमाग में फ्रीज हो जाता है। तो वो और उस पर से चाची का जो चरित्र रचा है प्रज्ञा जी ने, अद्भुत चरित्र है। वो सांवलापन जो उनकी माँ उस कथा नायिका की माँ पर ग्रहण लगकर आया है, वो जो एक पूरा दृश्य है वो अद्भुत तरीके से रचा गया है। चाची का सांवलापन, चाची की सुंदरता, पिता की सुंदरता और चाचा की कुरूपता, ये सब इतने सुगठित पात्र हैं, इतने अच्छे से रचे गए पात्र हैं कि वो पात्र जैसे अलग अलग फोकस लाइट डालकर, जैसे हम फिल्म विधा में करते हैं कि एक एक पात्र को सजीव किया जाता है, उस तरह से वो पात्र बहुत क्रिस्प होकर दिखाई देते हैं पूरी कहानी में। मैं खुद ये मानता हूं कि किसी भी कहानीकार के लिए सबसे जरूरी होता है कि उसकी कहानी के सारे पात्र बहुत स्पष्ट दिखाई दें और उन स्पष्ट दिखाई देने की जो प्रक्रिया है उसमें कहानीकार की कोई मेहनत नहीं नजर आए बाहर से। अगर वो मेहनत कर रहा है किसी पात्र को उभारने में तब तो फिर सब बेकार हो जाता है, लेकिन वो पात्र खुद ब खुद अपनी मेहनत से उभर कर आए। तो इस कहानी में जो कथा नायिका का जो उसके अंदर की छटपटाहट है, उसके अंदर का जो द्वंद्व है, वो पूरी कहानी में हमको पसरा हुआ दिखाई देता है। आप उस कहानी में जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो वो बेचैनी आपको अपने अंदर महसूस होती है। मैं किसी भी कहानी को पढ़ते समय मैं जो सबसे ज्यादा जरूरी बात ये समझता हूँ कि
अगर कथा के पात्र, मुख्य पात्र के अंदर जो छटपटाहट है, उसके अंदर की जो बेचैनी है, अगर वो पढ़ते समय पाठक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए और वो पाठक उस बेचैनी को अपने अंदर महसूस करने लगे, उस छटपटाहट उसके अंदर हो जाए और उससे लगे कि वो बेचैन हो रहा है, और एक बिंदु ऐसा आए जहां पर आकर वो पाठक उस पात्र को अपने अंदर महसूस करने लगे, ऐसा लगे कि वही पात्र हो गया है, और वो उसको ऐसा लगे कि वो चाची से बढ़कर वो शाल को अभी छीन ले, ये लड़की नहीं छीन पा रही। मैं खुद अपना कहता हूँ कि जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं कथा में घुस जाऊं और उस चाची के हाथ से इस शॉल को छीन डालूं अभी। ये लेखक की बहुत बड़ी सफलता है कि अगर उसके पात्र की बेचैनी को उसने अपने पाठक के अंदर बो दिया और उसे अंकुरित कर दिया, तो ये लेखक की इतनी बड़ी सफलता है कि उसके बाद में फिर कुछ भी शेष नहीं बचता है। कथा सब कही जाती है समाप्त होने के लिए। दुनिया की कोई कहानी ऐसी नहीं जो समाप्त नहीं होने के लिए नहीं कही गई हो, सब कहानियां समाप्त होती हैं। लेकिन जो कहानी समाप्त होने के बाद गूंजती रहे, बहुत देर तक गूंजती रहे, जिसकी प्रतिध्वनि आती रहे, जिसके अंदर से, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि दीपक का जलना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन दीपक के बुझने के बाद वो धुएं का बहुत देर तक कांपता रह जाना, वो एक धुआं जो धीरे धीरे स्थिर होकर बढ़ता है और वो ही अंत में बचा रहता है। इस कहानी का धुआं बहुत देर तक बचता है। दीपक के बुझने के बहुत देर बाद तक इस कहानी का धुआं बचा रह जाता है। प्रज्ञा जी, जो गीताश्री जी कह रही थी, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये बहुत लो प्रोफाइल होकर कहानी विधा में है। इन दिनों बहुत हाई प्रोफाइल कहानीकारों का समय है कि हम लिखते कम हैं और चर्चा ज्यादा करते हैं। प्रज्ञा जी बहुत साइलेंट होकर अपनी कहानियों पर कभी चर्चा नहीं करती हैं, अपने बारे में कभी बात नहीं करती हैं, जबकि उन्होंने बड़े पात्र रचे हैं। जैसे मैं उनकी एक पात्र जीने से पहले की सुखनाबो, मैं उस पात्र को नहीं भूल पाता। मैं उनकी कहानियों की कुछ पात्रों की जरूर बात करूंगा कि वो सुखनाबो और या फिर चिरई का जीरा उदास की लखपति हो, और या फिर वो सती का चौरा जो कहानी है उसमें हथौड़ा लेकर उस सती के चौरे को तोड़ रही आबिदा हो। ये जितने पात्र हैं ये इतनी मजबूती के साथ गढ़े गए हैं। जो गीताश्री जी ने कहा कि ये पितृसत्ता के खिलाफ खड़ी हुई स्त्रियां हैं और बहुत मजबूती से ये अपना प्रतिरोध दर्ज कर रही हैं। तो वो सारे के सारे पात्र, लेकिन ऑफ वाइट का जो पात्र है, मुख्य पात्र है, वो पात्र प्रतिरोध अगर करता तो ये कहानी इतनी सशक्त नहीं होती। वो प्रतिरोध के बिना केवल अपनी बेचैनी और अपनी छटपटाहट को पाठक के अंदर धीरे धीरे जैसे हम देखते हैं कि किसी पहली बारिश जब होती है तब आप किसी सूखे हुए कुएं के पास जाकर खड़े हों तो धीरे धीरे कुछ पानी दीवारों से रिसना शुरू होता है। तो पाठक का मन वही सूखा कुआं है और उस सूखे कुएं के बाहर जब ऑफ वाइट कहानी बरसती है तो वो धीरे धीरे छींच कर और कुएं में धीरे धीरे बारिश का वो पानी उतरता है। लगभग वैसा ही इस कथा नायिका के अंदर का सब सारा दुख, सारी दर्द, सारी पीड़ा, सारी तकलीफें हम अपने अंदर महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो प्रज्ञा जी की कहानियों मुझे दिखाई देता है कि उनकी कहानियों में एक तरह का फ्यूजन है। वो फ्यूजन, एक अंग्रेजी के शब्द का उपयोग कर रहा हूँ कि अगर हम 40, 50, 60, 70 के दशक की कहानियों को पढ़ते हुए आते हैं तो एक विशिष्ट तरह का शिल्प वहां दिखाई देता है, कुछ विशिष्ट तरह के विषय दिखाई देते हैं। और उसके बाद जैसे हम नई सदी की कहानियां पढ़ते हैं तो नई सदी में विषय थोड़े बदले हैं, शिल्प थोड़ा बदला है, भाषा थोड़ी बदली है। प्रज्ञा जी की कहानियों में वो फ्यूजन है कि आपको उनकी कहानियां पढ़ते समय वो सब कुछ जो पुरानी कहानियों में था वो सब कुछ दिखाई देता है और सब नएपन के साथ दिखाई देता है। ये बिल्कुल नए प्रयोग हैं जो उन्होंने अपनी सारी कहानियों में कहे हैं। जिस कहानी की उन्होंने बात की, तस्दीक की,
तस्दीक कहानी एकमात्र उनकी ऐसी कहानी है जिसमें स्त्री बहुत प्रधान पात्र के रूप में नहीं है। एक वायरल मैसेज के ऊपर वो सारी कहानी उन्होंने गढ़ी है। बाकी सारी कहानियां उनकी स्त्री को केंद्र में रखकर लिखी गई और बहुत मजबूती के साथ स्त्री को स्थापित करने के लिए लिखी गई कहानियां हैं। तो जिस कहानी की बात कछार की बात गीताश्री जी ने की और स्वयं प्रज्ञा जी ने की, ललित जी ने की, उस कहानी को पढ़ते समय आप रूपा का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। रूपा जिसको लेकर मायके की सारी स्त्रियां प्रतीक्षा कर रही हैं कि ये तो बहुत खराब स्त्री है तथाकथित रूप से जिसको कहा जाता है, और जिसमें एक शब्द भी उन्होंने उपयोग किया, मर्द मारन स्त्री है, मर्द मारन लड़की है। अब ये ससुराल में जाकर क्या गुल खिलाती इसको देखा जाएगा। लेकिन जब वो रूपा वापस लौटती है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखिए आप, कमाल का किया गया। और मैं कई बार सोचता हूँ कि वो पहले हमने दूरदर्शन पर जो बहुत सारे सीरियल देखे थे, एक कहानी और इस तरह बड़ी बड़ी उस समय के लेखक और लेखिकाओं की कहानियों पर 40-40, 45-45 मिनट के धारावाहिक बनाए गए थे। तो ये जो कछार कहानी है, कछार कहानी को लेकर अगर कोई गुणी निर्देशक इसके ऊपर 40 मिनट की एक लघु फिल्म बनाए और वो रूपा का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए और कहीं कोई स्मिता पाटिल जैसी अभिनेत्री उसका अभिनय करे, तो मैं उसको विजुअलाइज कर रहा था कि वो रूपा का ट्रांसफॉर्मेशन है कि वो जिसको मर्दमारन कहा जाता है वो एक गृहिणी के रूप में लौटी है और मायके की स्त्रियों में उत्सुकता है कि अब इसके कुछ गुल खिलेंगे, लेकिन वो बहुत अपने आप को ढाल कर और वो पूरी तरह से कन्वर्ट होकर लौटी है। ये कमाल है उन कहानी। तो मुझे लगता है कि प्रज्ञा जी को थोड़ा अपनी कहानियों को लेकर भी मुखर होना चाहिए, क्योंकि कहानी पाठकों तक भी पहुंचनी चाहिए। ऑफ वाइट कहानी मैं कभी भी मुझे कोई ऐसा संकलन बनाना पड़ा जिसमें मुझे अपनी पसंदीदा 15 या 20 कहानियों को रखना पड़े, तो मैं शायद उसमें ऑफ वाइट को हमेशा शामिल करूंगा, क्योंकि ये कहानी इस कहानी के पात्र विस्मृत नहीं हो सकते। इस कहानी की माँ का वो केवल रोना, माँ का कोई संवाद, बहुत ज्यादा संवाद नहीं है, माँ का केवल रोना है, माँ का केवल सिसकना है। वो सिसकना ही आपके साथ बचा रह जाता है। आप बहुत देर तक उस स्त्री की पीड़ा और उसकी तकलीफ के साथ जुड़े रह जाते हैं। वो पिता का जो पात्र गढ़ा गया है वो मुझे लगता है कि इतने अच्छे से पिता के पात्र को गढ़ा गया है। पिता की सुंदरता और पिता की आवाज, पिता का बैठने का अंदाज, मुझे लगता है कि हिंदी कहानी में इन दिनों गीताश्री भी इस तरह के बहुत प्रयोग कर रही हैं। उनकी कहानियों में भी आपको वो किसी भी पात्र को जब गढ़ती हैं तो बहुत कुशलता से छेनी और हथौड़ा लेकर टक 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 करके वो पात्र गढ़ रहे हैं और एकदम से वो पात्र आपके सामने आता है। उसी तरह के पात्र हैं। तो ये जो मुझे तो पता नहीं था कि ये जो शुरुआत में शॉल भेंट कर रही है वो गीताश्री ही है ये तो मेरे लिए आज स्पष्ट हुआ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैंने किसी कार्यक्रम में मैं किसी कहानी पर चर्चा कर रहा था, वहां गौतम सान्याल भी थे, हमारे बड़े कुशल संपादक हैं। तो जब मैंने कहा कि हाँ ये कहानी किसी की सच्ची कहानी है, तो वो बाद में उस कार्यक्रम के बाद मेरे पास आए और कहने लगे, सुबीर मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगा कि कभी भी किसी कहानी को लेकर ये मत कहा करो कि ये सत्य घटना पर लिखी गई कहानी है। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, पाठक के मन में इस कहानी को लेकर जो कुछ चल रहा था वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। तो मैंने उनसे, चूंकि वो बहुत गुणी संपादक है, तो मैंने कहा बताइए क्या कारण होता है? तो नहीं, उसके मन में कहीं ये आ जाता है कि रचा नहीं गया है, ये कहीं से कहीं कोई कहानी थी जिसको शक्ल दी गई है। तो मैं उनकी उस बात को गांठ बांध चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि प्रज्ञा जी आपको भी ये इस कहने से तो बचना ही चाहिए कि ये सत्य कहानी है, सब हमने गढ़ा है, सब आपने रचा है और सारे पात्र आपके रचे हुए हैं, आपके द्वारा बनाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने समय से कुछ ज्यादा बोल दिया है, क्योंकि मेरी बहुत पसंदीदा कहानी है। जैसे ऑफ वाइट है या गीताश्री जी की हक पड़वा एक कहानी, मैं इन दिनों उस कहानी के मोह में भी बहुत हूँ। तो जब भी कोई अच्छी कहानी मिलती है तो मुझे देर तक उस कहानी के साथ बना रहता हूँ।
क्योंकि अच्छी कहानियां आपको, एक कहानीकार होने के नाते आपको बहुत सिखा जाती हैं। और मैं हमेशा ये मानकर चलता हूं कि एक अच्छी कहानी आपको थोड़ा और कहानीकार बना जाती है। आप पाठक के रूप में जरूर पढ़ते हैं उसको, लेकिन वो आपके कहानीकार रूप को बहुत समृद्ध कर जाती है। मैं पढ़ता बहुत हूँ, जब भी मैं खाली होता हूँ तो बहुत पढ़ता हूँ। यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं, कादम्बरी मेहरा जी का निष्प्राण गवाह मैंने पिछले दिनों दूसरी बार पढ़ा है। उषा जी का अगन हिंडोला पढ़ा है। ममता जी का उपन्यास लेकर आया हूँ, पुस्तक मेले से पुराना है लेकिन अब फिर से पढ़ रहा हूँ, तो बहुत पढ़ने का बहुत शौक है। तो मुझे लगता है कि ये कहानी, ऑफ वाइट कहानी, हिंदी कहानी के पूरे परिदृश्य में एक मील का पत्थर है। ये मैं केवल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि प्रज्ञा जी की कहानी है, मैं इस पर कई बार लिख चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ। ये एक अलग तरह की कहानी है, बिल्कुल अलग विधा, अलग तरीके से लिखी गई कहानी है, जो पाठकों को एक नए संसार से परिचित कराती है। तो जिस बिंदु पर पाठक को ये कहानी छोड़कर जाती है, मुझे लगता है कि उससे आगे अब हिंदी कथा को और बहुत सारा समय देखना है। प्रज्ञा जी को इस बहुत मजबूत कहानी के लिए मैं बधाई देता हूँ। ये मेरी पसंदीदा कहानी है। और सानिध्य को धन्यवाद देता हूँ, ललित जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। और शिवकांत जी, आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने बहुत अच्छे से मेरा परिचय दिया। और बहुत सारे देश विदेश के लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबको नमस्कार कहता हूँ, भारत की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से। और इस कठिन समय में इसी तरह से आयोजन करते रहें, इसी तरह से जुड़े रहें, तो मुझे लगता है कि हम जीने की उम्मीद को बचा ले जाएंगे, हम जीने की आशा को बचा ले जाएंगे। ये बहुत कठिन समय है और निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम यूं ही रोशनी की मशाल लेकर चलते रहे, ललित जी, प्रज्ञा जी, आप सब लोग चलते रहे, तो मुझे लगता है कि हम इस कठिन समय के उस पार निकल जाएंगे, जहां शायद फिर से अच्छा समय हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुवीर जी। जी, आपके इस इतने अच्छे भाषण ने एक बात और सिद्ध कर दी कि अब आप एक सफल सिनेकार भी हो चुके हैं। अरे शुक्रिया। इस तरह से आपने पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है कहानियों के, उससे ऐसा लगता है कि एक सफल सिनेकार जिस तरह से पात्रों की संरचना करता है पर्दे पे, आप पूरी तरह कर चुके हैं। आप केवल कथा लेखक नहीं है, अब आप सिनेकार भी बन जाएंगे। जहां तक कहानियों की यथार्थ और सच्चे होने की बात आपने कही, तो मुझे लगता है कि अच्छी कहानियां सच्ची ही होती हैं। और सच्ची जो शिल्प है कहानीकार का, वो इस बात में है कि आप उस सच्चाई को उन पात्रों में कितने भीतर जा करके आप उस सच्चाई को लिखते हैं, उस सच्चाई को सबके सामने रखते हैं। वही सच्चाई एक आम आदमी, मेरे जैसा आदमी अगर बोलेगा तो वो कहानी नहीं होगी। और उसी को जब एक लेखक अपने दृष्टिकोण से देखता है, वो पात्रों के भीतर घुसता है, जैसे प्रज्ञा जी करती हैं, तो वो फिर एक कहानी बनती है। और वो, जैसा कि आपने कहा, दिए की टिमटिमाती लौ एक अंतिम प्रकाश की तरह से कौंधती रहती है हम लोगों के अंतस्थल के भीतर, और वही एक तरह से असर डालती है, स्थायी असर डालती है। तो आप सबका, प्रज्ञा जी का, आपका, ललित का, और सभी जितने भी इस सभा में भाग ले रहे हैं, क्योंकि सभा तो सभासदों से होती है, इसलिए सभी सभासदों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस संवाद को सफल बनाने में। और कहानी की चर्चा हो रही है, मुझे आसिफ रजा साहब की दो पंक्तियां याद आ रही हैं, जो कि एक तरह से कहानी की व्याख्या भी आप कह सकते हैं। सिर्फ मैं अपनी कहानी ही नहीं, सिर्फ मैं अपनी कहानी ही नहीं, सुन मुझे तेरी भी रूदाद हूँ। वाह वाह। तो हम सब की अपनी अपनी कहानियां हैं, हम सब रोजमर्रा के जीवन में कहानियां कहते हैं। कहानीकार उसको जिस अंदाज से कहता है, वो सबके लिए सार्थक और संगत हो जाता है। इसीलिए वो रचनाकार है, वो साहित्यकार है, और वो अनुकरणीय है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, इतने अच्छे समापन के लिए। इसके पहले कि मैं इसका पूरी तरह समापन करूं, मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक शैलेंद्र जी
आपके यहाँ उपस्थित हैं वो उन्होंने मैसेज किया था, वो कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो संक्षेप में अपनी बात कह सकते हैं अगर वो अपने को अनम्यूट कर दें। एक तो पहले सभी प्रबुद्ध लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज ये जो पार्टिसिपेशन आप लोगों ने दिया और इस तरीके से जो परिचय करवाया प्रज्ञा दीदी का, मैं कई बार प्रज्ञा दीदी से मिला हूँ, लेकिन आज जो उनका परिचय हुआ मेरे लिए बिल्कुल एक क्या कहते हैं कि एक नया अनुभव था। और इसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं कम है। मुझे लगा कि प्रज्ञा दीदी से कई बार आमने सामने हम लोग बैठे हैं और आज उनका जो बोलने का, अपनी बात कहने का जो ढंग था वो मुझे काफी प्रभावित किया। और मैं चाहता हूं कि ये प्रज्ञा दीदी और भी साहित्य जगत में अपना नाम रोशन करें। शेष मैं बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट ऐसी चीजों में किया नहीं हूँ, आपके अनुरोध पे मैं यहाँ बोलने के लिए उपस्थित हुआ। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए, खूबसूरत आयोजन के लिए। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने विचार व्यक्त किए और दीदी के लिए आपने कहा। और ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि प्रज्ञा जी की जब मैंने कहानी पढ़ी थी ऑफ वाइट, तो उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि इनसे तो मुझे बात करनी ही है। और बल्कि प्रज्ञा जी जब कह रही थी बातचीत के बारे में, तो मैंने कहा आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप मुझसे बात करेंगे तो आप बहुत आराम से बोलेंगे। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, प्रज्ञा जी को और सुबीर जी को, शिवकांत जो हमारे सानिध्य के अध्यक्ष हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के जितने भी लेखक, सब गणमान्य लेखक यहाँ हैं, गीता श्री, दिव्या शुक्ला जी, ममता कालिया जी, उषा किरण जी और विजय राय, जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जिन्होंने इस पूरे संवाद को शुरू करने में एक सेमिनल भूमिका अदा की है और करते रहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे वातायन के जितने भी। सर एक शब्द सर मैं बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। हमारी ये क्या कहते हैं बड़ी बहन है, और इस तरीके से जिस तरीके से इनको एक क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। नहीं, आपको आभार नहीं, आभार की इसमें कोई बात नहीं। ये तो देखिए साहित्यकार का मंच है और हम लोग सब एक दूसरे को मंच देते हैं, क्योंकि हम समाज के बारे में बात करते हैं और साहित्य के बारे में बात करते हैं। मैं खासतौर से जो हमारे ब्रिटेन से और अन्य देशों से लोग हैं, सरोज जी हैं, दिव्या जी हैं, मीरा कौशिक हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं सुनीता को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पोस्टर बनाया और उन पर मैंने कहा कि आप हमेशा हमारे इसका पोस्टर बनाएंगी। तो सुनीता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को धन्यवाद। और मैं आप सबकी इजाजत से अब इस सभा को समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।